अध्याय 71 तुलना। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, दूसरी चाची, आपकी चचेरी बहन आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। जियांग किकी को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। उसकी चचेरी बहन उपहारों को लेकर बहुत उदार थी। जब उन्होंने कहा था कि मु युंगे एक धनी और सुंदर महिला है, तब तो उसने विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन अब वह सचमुच इस बात से सहमत थी। अगर यह उनकी अपनी भाभी होती, तो गहनों का एक सेट खरीदना कितना आसान होता। अब के विपरीत, जियाओ मेई ने उसे केवल 300 युआन से अधिक कीमत की फाउंडेशन की एक बोतल दी, जो तुलना में व्यवहारिक रूप से बेकार थी। झाओ शिया को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसने जानबूझकर दिखावा नहीं किया। युनगे बहुत ही आज्ञाकारी है। सु चुनहुआ ने सभी उपहारों की तस्वीरें लीं और उन्हें परिवार और दोस्तों के ग्रुप चैट में भेज दिया। उसने घर की स्थिति की एक तस्वीर भी ली। सु चुनहुआ, ओह, जियांग लिन की पत्नी कितनी विचारशील हैं। देखो उन्होंने बहन शिया को कितने उपहार दिए हैं। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। काश मेरी भाभी बहू भी मेरे प्रति इतनी ही आज्ञाकारी होती। जल्द ही समूह में लोग शामिल होने लगे। वे सभी करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। सिगरेट और शराब की कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। जियानजुन, क्या आपको हमें अपने घर पर पेय पदार्थ पीने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए? जियांग लिन की पत्नी बहुत खूबसूरत है। क्या वह कहीं की कोई बड़ी स्टार है? यह सोने का उपहार बहुत ही शानदार है। बहू ने ऐसा उपहार दिया जिसने अपनी सास का दिल छू लिया। उपहार मिले या न मिले, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए अब उसके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों हैं। कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। डॉट डॉट डॉट। ग्रुप चैट में संदेशों का आना कभी बंद नहीं हुआ। इससे पहले, ली होंगमेई अपने दूसरे भाई की बहू को अच्छी तरह से देखना चाहती थी। अब यह स्पष्ट हो गया था, उसकी आमदनी बहुत अधिक थी, वह सुंदर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने माता पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी। इससे उसे केवल चिढ़ ही हुई। वह ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी से बोली कि उसे दोपहर का खाना बनाने के लिए घर जाना है। जब वह अपने घर लौटी, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जियांग झीचेंग सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसने ग्रुप चैट में आए संदेश भी देखे थे और सोचा था कि यह किसी और बात के बारे में होगा। जब उसने देखा कि यह उसके दूसरे भाई के परिवार के बारे में है। जब उसने वे उपहार देखे, तो उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसके अपने बेटे और बहू द्वारा भेजे गए सिगरेट और शराब, हालांकि ब्रांडेड थे, लेकिन दूसरों द्वारा भेजे गए उपहारों जितने उच्च कोटि के नहीं थे। उदाहरण के तौर पर, हुआजी को लें, इसकी कीमतें अलग अलग हैं। उनकी बहू द्वारा भेजा गया मॉडल साधारण था, जबकि उनकी दूसरी बहू द्वारा भेजा गया मॉडल कहीं अधिक महंगा था। उन्हें उपहारों के मूल्य की परवाह नहीं थी, लेकिन इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि युवा दंपति वास्तव में उन्हें, अपने पिता को, महत्व नहीं देते थे। पहले, जब वे पद पर थे, तब लोग उन्हें सिगरेट और शराब जैसी महंगी चीजें भेंट करते थे। अब, उनके अपने परिवार के उपहार भी इतने बेपरवाह क्यों हैं? उसने अनजान होने का नाटक करते हुए कहा, कि तुम्हारी माँ के चेहरे को क्या हुआ है? क्या उसने महजोंग खेलते हुए फिर से पैसे हार दिए? मेरी माँ महजोंग खेलने नहीं गईं। हम दूसरी चाची के घर अपनी भाभी से मिलने गए थे, जियांग किकी ने कहा। भाभी बहुत सुंदर हैं, पैसे कमा सकती हैं, और खासकर माता पिता का बहुत सम्मान करती हैं। मेरे चचेरे भाई की पसंद तो वाकई कमाल की है ना? उसे इतनी अच्छी पत्नी मिल गई। मेरी चचेरी बहन ने दूसरी चाची और दूसरे चाचा को इतने सारे उपहार दिए। वह बहुत ही विचारशील हैं। जब जियांग किकी मु युंगे के अच्छे गुणों के बारे में बात कर रही थी, तो वह पूरी तरह से भूल गई कि उसने और उसकी माँ ने उस सुबह जाकर मु युंगे की आलोचना करने और उसमें कमियां निकालने का इरादा किया था। और वह जानबूझकर इतनी जोर से बोली कि उसके भाई और भाभी भी सुन सकें। जियो मेई मूर्ख नहीं थी। उसने गुस्से में जियांग कैशिंग की कमर पर चुटकी काट ली। उसने सोचा था कि जियांग परिवार में आने का मतलब है कि वह पूरे जियांग परिवार की लाडली बन जाएगी, लेकिन किसे पता था, वह तो गटर में पड़े बदबूदार पत्थर से भी बदतर निकली। इससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जियांग परिवार पर खुद को लुटा रही हो। उनके गांव में जब कोई पुरुष शादी करता था, तो पूरा परिवार उस पर खूब प्यार लुटाता था। वह इस कष्ट को कैसे सहन कर सकती थी? जियांग कैशिंग ने दर्द सहते हुए माथे पर शिकन डालते हुए कहा, कि तुम दिन भर दूसरों से ईर्ष्या करना ही क्यों जानती हो? क्या अपना जीवन जीना बेहतर नहीं है? शाओ मेई पहली बार आ रही है, इसलिए इतनी तुलना करना बंद करो। वह जानता था कि अगर उसने अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, तो शियाओ मेई इस बात को जाने नहीं देगी। वह शादी करने की भी योजना बना रहा था, और अगर यह योजना विफल हो जाती, तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। किकी ने क्या कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ली होंगमेई ने जियांग कैशिंग को अपनी बेटी को डांटते हुए सुना और तुरंत गुस्से से मुड़कर उस व्यक्ति को घूरने लगी जो शादी के बाद अपनी मां को भूल गया था। उसने अभी अभी कहा कि तुम्हारी चचेरी बहन अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती है। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो?
ऐसा तो है नहीं कि वह तुमसे भी उतना ही सम्मानजनक और सफल होने की मांग कर रही है। जियांग कैशिंग की वाक्पटुता उसकी मां की वाक्पटुता के आगे फीकी पड़ गई। आखिरकार ली होंगमेई की वाक्पटुता जग जाहिर थी। ली होंगमेई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हम तो बस उनसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनके बेटे होते हैं, और बेटे आज्ञाकारी होते हैं, और उन्हें जो पत्नियां मिलती हैं वे समझदार होती हैं। मुझे दूसरी चाची जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है। पहले कितने लोग आपके पिता को लोक सेवक के रूप में देखते थे और आपकी शादी करवाना चाहते थे। आपकी पसंद अच्छी है, आप चुनाव करना जानती हैं, हम और क्या कह सकते हैं। शाओ मेई बेहद गुस्से में थी। वह तुलना करना चाहती थी, यह जताना चाहती थी कि उसकी नई बहू अन्य लोगों की नई बहुओं से कहीं बेहतर है। लेकिन किसे पता था, वो अंततः अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी। वह हंसते हुए, साथ ही गुस्सा भी हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, दूसरी चाची वाकई भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपनी बहू के लिए घर खरीदा और उसे पैसे दिए, इसलिए उनकी बहू आज्ञाकारी है। नहीं तो घाटे का कारोबार कौन करेगा। आजकल की लड़कियां शादी को लेकर चिंतित नहीं होती आंटी। आप तो ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे लड़कियां शादी कर ही नहीं सकती और उन्हें मजबूरी में आपके परिवार में शादी करनी पड़ती है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दिखावा करना बंद कर दिया, अपना सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर चली गई। जियांग जीचेंग अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को अच्छी तरह जानता था और जानबूझकर उसके गुस्से को बढ़ावा देता था। इस घटना का इस्तेमाल युवा जोड़े को सबक सिखाने के लिए करता था, ताकि वे बाद में अपनी हद जान सकें। यह शियाओ मेई को उसकी औकात दिखाने का भी एक अच्छा अवसर था। आखिरकार उनका परिवार आम परिवारों के विपरीत सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था, और उनकी सामाजिक स्थिति शियाओ मेई के परिवार की तुलना में कहीं अधिक थी। अगर उन्होंने अपनी बहू को शुरू में ही नियंत्रित नहीं किया, तो उन्हें डर था कि वे भविष्य में माता पिता के प्रति लापरवाह और कर्तव्यहीन हो जाएंगी। हालांकि शाओ मेई को सीधे जाते देख उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। शाओ शेंग, तुम जानते हो तुम्हारी माँ की जबान तो तेज है लेकिन दिल से नर्म है, बस उसे बोलने का तरीका नहीं आता। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को मना लो कि वह सच में न जाए। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए यह उसकी पहली यात्रा है, और अगर यह बात बाहर फैल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। जब रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चलेगा, तो वे सोचेंगे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अंततः जियांग जीचेंग को अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था। जियांग कैशिंग ने भी अपनी चाबियां उठाईं और घर से निकल गया। उसका घर पर रुकने का कोई इरादा नहीं था। इतनी दूर से छुट्टी मनाने के लिए घर आने के बाद अगर ऐसा हो जाए तो वह बहुत गुस्से में था। पड़ोस में जियांग जियानजुन अभी भी पड़ोस में तांग तांग डो डो के साथ टहल रहा था जब उसने शियाओ मेई को गुस्से में सूटकेस घसीटते हुए देखा। वह पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी उसने जियांग कैशिंग को उसके पीछे भागते हुए देखा। दोनों ने सामुदायिक प्रवेश द्वार पर एक साथ कार में बैठकर प्रस्थान किया। जब तक ली होंगमेई उनका पीछा करते हुए नीचे पहुंची, तब तक उसे केवल उनकी कार का पिछला हिस्सा ही दिखाई दिया। वह अब भी कोस रही थी, उस कमीने ने, क्या वे सच में चले गए? मैंने तो आज रात रिश्तेदारों को भी खाने पर बुलाया था। मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊंगी? शुरू से तो ये उनकी ही गलती थी। उन्हें डांट सुनना पसंद नहीं है और वे भाग जाते हैं। वापस न आने की हिम्मत तो देखो। जियांग जियानजुन ने अभी अभी कुछ अफवाहें सुनी और उन्हें सुनकर उसका गला भर आया। वह जल्दी से तांग तांग और तांगदू को घर ले गया ताकि अपनी पत्नी को इसके बारे में बता सके। तांग तांग उत्सुकता से दादाजी के पीछे पीछे गई और बोली, दादाजी, वह बुरी चाची क्यों चली गई? बुरी चाची। जियांग जियानजुन ने अपनी चाल तेज कर दी। तांग तांग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तांग तांग की आंखें चमक उठीं और उसने बहुत नाराजगी से मुंह बनाते हुए कहा, वो चाची कितनी बुरी है। वो पापा को तांग तांग से छीनना चाहती है। तांग तांग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जियांग जियानजुन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस रुपए की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब करें। अध्याय 72, चलो इसे आधिकारिक बनाते हैं। घर वापस आकर मुयुंगे पहले से ही अध्ययन कक्ष में अपने कंप्यूटर पर आधिकारिक कामकाज निपटा रही थी। तांग तांग और डॉडर घर में दाखिल होते ही जियांग लिन को गले लगाने के लिए उसके पास गए। जियांग जियानजुन ने अपनी पत्नी को घर की सफाई करते देखा, इसलिए वह उसके पास गया और उसने नीचे जो कुछ देखा था उसे बताया। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वह व्यक्ति बस भाग गया। मुझे पता है, झाओ शिया को अच्छी तरह पता था। फिर उसने समझाया, यह भाभी तुलना करना पसंद करती है, इसलिए शायद वह शिकायत करने वापस गई होगी क्योंकि शियाओ मेई और शियाओ शेंग के उपहार युनगे के उपहारों जितने अच्छे नहीं थे। लेकिन मुझे युनगे से इतने महंगे तोहफे मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। शुरू में पहली मुलाकात की कीमत 11,000 युआन तय की गई थी, जो 10,000 में एक का प्रतीक थी, लेकिन अब यह कुछ कम लग रहा है। जियांग जियानजुन और झाओ शिया के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वे थोड़ी परेशानी में थे।
वह दंपत्ति आलसी नहीं थे, वे बस अमीर लोग नहीं थे, बल्कि साधारण लोग थे। दोपहर भर जियांग जियानजुन को कई फोन कॉल आए, जिनमें सभी ने उनकी बहू की पितृभक्ति की प्रशंसा की और साथ ही अनौपचारिक रूप से शादी की तारीख के बारे में भी पूछा। उन्होंने शादी के बारे में सभी पूछताछ को अस्पष्ट रूप से टाल दिया, क्योंकि अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं बनी थी। हालांकि गांव में सभी को पता था कि जियांग लिन को एक खूबसूरत, धनी पत्नी मिल गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उन सभी को लग रहा था कि शादी की तारीख नजदीक आ रही है। शाम को मू युंगे ने स्नान किया और बेडरूम में प्रवेश किया तो उसने देखा कि जियांग लिन भी बिस्तर के पास तांग तांग को कहानी सुना रही थी। वह बिस्तर पर लेट गई, एक तरफ झुककर पढ़ने लगी, लेकिन उसके कान जियांग लिन और तांग तांग की बातचीत सुन रहे थे। डॉडर अभी भी अपने दादाजी के साथ बैठक कक्ष में टीवी देख रहा था। बाहर झाओशिया ने तांग तांग को अंडे के साथ मीठा किनवित चावल खाने के लिए बुलाया, और तांग तांग तुरंत अपनी सारी नींद भूल गई और उत्साह से अपना देर रात का नाश्ता खाने चली गई। जियांग लिन कमरे से बाहर नहीं निकला, इसके बजाय उसने मू युंगे की ओर देखा। उसके पायजामे मुलायम रेशम के बने थे, जो उसकी नाजुक, पतली कमर को उभार रहे थे। उसके लंबे बाल उसके पतले कंधों पर लहराते हुए उसकी लंबी बाहों के साथ बिस्तर पर गिर रहे थे। उसका शरीर बेहद सुडौल था, चेहरा छोटा था और सिर शरीर का अनुपात एकदम सही था। उसकी लंबी, पतली टांगें आपस में क्रॉस की हुई थीं और गर्म रोशनी में उसकी त्वचा में जेड जैसी चमक थी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मू युंगे ने सिर उठाए बिना ही ठंडे लहजे में पूछा। छोटे से कस्बे में गर्मी की रात थी, चारों ओर कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ गर्मी की हवा में झूम रहे थे और उनकी पत्तियां सरसरा रही थीं। जियांग लिन ने कहा, आज सुबह जब तुम अचानक आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम इतने सारे उपहार लाए, उन पर काफी पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? अगली बार ऐसा मत करना। हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना जीवन जीना है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। अब से, यदि संभव हो तो इन औपचारिकताओं से बचा जा सकता है। जब तक हम कभी कभार अपने माता पिता से मिलने के लिए तैयार रहेंगे, वे पहले से ही बहुत खुश होंगे। जियांग लिन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं आपको दसियों हजार युआन भेज दूंगा। मुझे अपना कार्ड नंबर भेजिए। मू युंगे ने मुस्कुराते हुए जियांग लिन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें डर है कि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं? जी हाँ, वास्तव में अब हम परिवार हैं। मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। अगर तुम्हें कोई कठिनाई हो तो बेझिझक बता दो। हम अजनबी नहीं हैं। मू युंगे के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, और वह मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाई। जब हम अजनबी नहीं हैं, तो हम अभी भी अलग अलग कमरों में क्यों सोते हैं? जियांग लिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने शांत और संयमी स्वभाव के साथ, मू युंगे ऐसी नहीं लगती थी। ऐसी नहीं लगती थी कि उसे किसी पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की जरूरत हो। क्या वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी? ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके साथ सो सकता हूँ। मुझे बस डर है कि आप मुझे बाहर निकाल देंगे। मू युंगे करवट लेकर लेट गई, अपनी लंबी टांगें क्रॉस करके, उसे घूरते हुए, और अपने बगल की जगह पर थपथपाते हुए बोली, तो ऊपर आ जाओ। जियांग लिन के दिमाग को सचमुच ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। सच कहूं तो, एक युवा, सामान्य व्यक्ति के रूप में, मू युंगे जैसी बेहद खूबसूरत, विचारशील, सौम्य स्वभाव वाली और उसके बच्चों की मां के सामने, अगर वे सचमुच एक ही बिस्तर पर सोते, तो उसके मन में दूसरे विचार आना स्वाभाविक था। शायद आप अभी तैयार नहीं हैं, है ना? यह सुनकर मू युंगे ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए तैयार हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जियांग लिन का चेहरा लाल हो गया। उसने तो बस मजाक किया था, लेकिन वह पहले से ही अपने तीसरे बच्चे का नाम सोचने लगा था। यह तो बहुत ही नासमझी वाली बात थी। मू युंगे की मुस्कान अचानक अर्थपूर्ण हो गई, उसकी आंखों में चंचलता की झलक थी। ओह, तुम्हारा मतलब वो है, मुझे 4 साल पहले की वो रात याद है। आप बहुत ही। जियांग लिन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। वह और सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। रुको, मैं अब मजाक नहीं कर रही हूँ। मू युंगे ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने उसे रोकते हुए गंभीरता से समझाया, मैंने आंटी को जो सोने का सेट दिया था, वह आंतरिक कीमत पर खरीदा गया था, इसलिए वह बहुत सस्ता था। और चाय का सेट किसी और का उपहार था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। जहां तक फोन की बात है, यह कंपनी द्वारा जारी किया गया ऑफिस का फोन है। मैंने आपके इस्तेमाल के लिए एक फोन लिया था और इसके लिए मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। जियांग लिन आश्चर्यचकित होकर बोली, सचमुच? बिल्कुल, यह सच है। मू युंगे मुस्कुराई। और सिगरेट और शराब तो पहले दूसरों के दिए हुए उपहार थे। मैंने उन्हें बटलर सन के पास रखा था और बेचने का समय नहीं मिला था, इसलिए इस बार मैं उन्हें अपने साथ ले आई। जब मैं व्यापार करता था तो मेरे परिवार को बहुत सारे उपहार मिलते थे। मुझे लगा कि उन्हें बेचना अनावश्यक है, इसलिए अब वे आखिरकार काम आ गए हैं। जियांग लिन ने इस बारे में सोचा। उसने इतना सब कुछ समझाया था, तो यह सच ही होगा, और यह काफी तर्कसंगत भी लग रहा था।
उसके चाचा के परिवार के पास भी बहुत सारी सिगरेट और शराब जमा थी, जो सब दूसरों से उपहार के रूप में मिली थी। फिर सबसे बड़ा खर्च उस सोने के सेट पर हुआ। मू युंगे ने सिर हिलाया, लेकिन मेरे पास कुछ निजी बचत है। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना पैसा बचा कर रखें। मैं खर्च के मामले में बहुत सावधान रहती हूँ। जियांग लिन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं व्यर्थ थीं। आखिर मू युंगे ने पहले अकेले ही 2 बच्चों का पालन पोषण किया था और बहुत अच्छे से किया था। भला उसे पैसे का प्रबंधन करना और मितव्ययी जीवन जीना कैसे नहीं आता होगा। उसकी चिंता करना वास्तव में उसे कम आंकना था। परिवार होने के कारण उसे बहुत सी चीजों की चिंता रहती थी। यहाँ तक कि वह शहर लौटने के बाद अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए रात में अंशकालिक नौकरी करने की योजना भी बना रहा था। जियांग लिन, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ विकसित करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पिछले 2 दिनों में भी इस बारे में सोचा है। चूंकि हमारी साथ रहने की स्थिति काफी अच्छी है और अब मैं आपके परिवार को समझ गया हूं और उसे स्वीकार कर सकता हूं, तो क्यों न हम आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू करने की कोशिश करें। मू युंगे की आंखें चमक उठीं और उनमें जो भाव था वह मनमोहक था। जियांग लिन भावुक होकर कुछ कहना नहीं चाहता था, हालांकि उसने इस बारे में बहुत समय से सोच रखा था। असल में यह सब बच्चों के लिए ही था। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और क्योंकि वे उसके अपने बच्चे थे, इसलिए वह अंत तक उनकी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। न केवल जिम्मेदारी के कारण बल्कि उससे भी ज्यादा उन दोनों बच्चों के प्रति प्यार के कारण। उसने यह भी सोचा था कि अगर मू युंगे तैयार हो तो वह उससे सीधे शादी कर सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वह तैयार नहीं होती, तो भी वह उनकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करता। क्योंकि फिलहाल मू युंगे की स्थिति अच्छी नहीं थी, वह एक बुरे दौर से गुजर रही थी, इसलिए उसके पास उसके साथ बच्चों की परवरिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वे बच्चों के साथ कितना समय बिता पाएंगे, इसलिए वे हर दिन एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करते थे। मान लीजिए कि एक दिन वह वापस लौटी, तो शायद वह उसे छोड़ देगी। वह मू युंगे को कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था, न ही वह कोई बहुत प्रतिभाशाली, सक्षम या धनी व्यक्ति था, वह बस एक साधारण आदमी था। अपनी रोजमर्रा की बातचीत में वह मू युंगे की ओर बहुत आकर्षित था, लेकिन उसका इरादा उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का नहीं था। अब जब उसने यह बात उठाई ही थी, तो जियांग लिन बेहद खुश हो गई और उसे कुछ हिम्मत मिली। युनगे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूं, तो हम सीधे शादी कर सकते हैं। फिर बच्चों के रिकॉर्ड में उन्हें एकल अभिभावक परिवार के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, तो आप मुझे देखने के लिए अपना समय भी ले सकते हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मू युंगे को उम्मीद नहीं थी कि जियांग लिन सचमुच इस मौके का फायदा उठाएगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, और उसका लहजा प्रश्नवाचक था। क्या तुम जानती हो कि मुझसे शादी करने का क्या मतलब है? अध्याय 73, मुझसे शादी करो, क्या तुम इसके जोखिमों को जानते हो? उसके चेहरे के अचानक बदले हुए भाव को देखकर जियांग लिन का दिल तुरंत जम गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। यह बहुत असहज था, और जो खून अभी अभी उसके सिर में चढ़ा था, वह जम गया। तो उसने कभी उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा। क्या उसका आधिकारिक रिश्ता सिर्फ एक खेल था? उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी एक पहल उन्हें जीवन भर एकांतवास में रहने के लिए मजबूर कर देगी। जियांग लिन का गला सूख गया था। मुझे खेद है। उन्हें अचानक शादी का मुद्दा उठाने पर पछतावा हुआ। मू युंगे ने कुछ नहीं कहा, उसका खूबसूरत चेहरा अब भी भावहीन था, जब तक कि जियांग लिन कमरे से बाहर नहीं निकल गई और दरवाजा धीरे से बंद नहीं हो गया। तभी उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छाई। शादी इतनी आसान नहीं थी। अगर सिर्फ शारीरिक संबंध की बात होती, तो यह मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह आध्यात्मिक घनिष्ठता के बारे में था। वह ऐसा नहीं कर सकी। उसका और जियांग लिन का कोई गहरा रिश्ता नहीं था, न ही उन्होंने कभी साथ मिलकर किसी मुश्किल का सामना किया था। अब वे सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ही एक दूसरे के संपर्क में थे, और उनके मन में एक दूसरे के बारे में अच्छी राय थी। लेकिन अगर जियांग लिन को उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता होता, उसे पता होता कि उसने पर्दे के पीछे क्या किया है, तो क्या वह अब भी उससे शादी करने की इच्छा को लेकर इतना खुला रहता? शायद नहीं। इसके अलावा अगर मू परिवार को उसकी शादी के बारे में पता चल गया, तो जियांग लिन निशाने पर आ जाएगी। एक साधारण स्नातक भला चारों ओर से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों से खुद को कैसे बचा सकती है? मू युंगे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उस समय वह बहुत व्यस्त थी। उसके पास शक्ति और धन था, जिसने स्वाभाविक रूप से बुरे इरादों वाले लोगों को आकर्षित किया, जिनमें उसकी मां का एक दूर का रिश्तेदार, जू मानहुआ भी शामिल था, जो अपनी औकात नहीं जानता था। मू परिवार में वह केवल बगीचे की देखरेख के लिए जिम्मेदार था, फिर भी वह इतना अभिमानी था कि उसे लगता था कि वह पदोन्नति पा सकता है। जब वह तांग तांग डॉडर को लेने गई, तो उसने मू परिवार के घर पर रात बिताई।
उस रात जब वह आराम कर रही थी, तब वह आदमी जबरदस्ती घर में घुस गया। मू परिवार के अन्य सदस्यों की मिलीभगत के बिना शायद उस व्यक्ति का उसके घर में प्रवेश करना संभव नहीं हो पाता। परिणाम यह था, उन्हें अपना शेष जीवन व्हीलचेयर पर ही बिताना पड़ा। उसे वह रात याद थी, जब चीखें और खून मू परिवार के संगमरमर की टाइलों पर बह रहे थे। जब उसे स्विमिंग पूल में फेंका गया, तो मू परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे बदल गए। मू युंगे ने यह सब महज एक चेतावनी के तौर पर किया था, न कि सचमुच कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने के लिए। आखिरकार, यह कोई गौरवशाली बात नहीं थी, और वह नहीं चाहती थी कि तांग तांग डोडो को इन अंधेरी बातों के बारे में पता चले। अब वह यह भी नहीं चाहती थी कि जियांग लिन को उसके काले पक्ष के बारे में पता चले, क्योंकि वह बहुत दयालु थे। उसके मूल्य उसके मूल्यों से कैसे मेल खा सकते हैं? डॉट डॉट डॉट। जियांग लिन ने स्नान किया और फिर अतिथि कक्ष में जाकर सो गई। वह करवटें बदलता रहा, सो नहीं पा रहा था, बहुत उलझन और बेचैनी महसूस कर रहा था। उस शाम मू युंगे की आंखों और लहजे के बारे में सोचते हुए उसे एक अपरिचितता का एहसास हुआ, मानो वह कभी सचमुच उसके दिल में प्रवेश ही नहीं कर पाया हो। शायद वह आमतौर पर उसके प्रति विनम्र और शिष्ट व्यवहार करती थी, अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। इसीलिए उसे लगा कि वह एक अजनबी है। आधी रात को बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ सो रहे थे। वह ज्यादा सोचने के बजाय अच्छी नींद लेने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसे सुबह सिटी लौटना था और काफी देर तक गाड़ी चलानी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कंबल ओढ़ लिया। क्लिक, दरवाजा खोला गया। जियांग लिन ने सोचा कि तांग तांग उससे दोबारा मिलने आई होगी, लेकिन कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। धीमी पदचाप और सांस लेने की आवाजें पास आती सुनाई दी। इसके बाद मू युंगे की जानी पहचानी हल्की चंदन की खुशबू आई। जियांग लिन को नहीं पता था कि दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है, और न ही उसे यह पता था कि उसका सामना कैसे करना है, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। मुझे माफ करें, मू युंगे की आवाज सुनाई दी, और फिर उसके बगल वाला गद्दा थोड़ा नीचे दब गया, ऐसा लग रहा था कि वह बैठ गई है। जियांग लिन थोड़ी घबराई हुई थी, और उसे सोने का नाटक करने पर पछतावा भी हो रहा था। लेकिन अब आंखें खोलना थोड़ा अचानक होगा। मू युंगे ने उसे सुलाया। फिर उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, दरअसल चूंकि मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ रहने की योजना बना रही हूं, इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मुझे तुमसे नहीं छिपाना चाहिए। मेरे लिए शादी एक बहुत ही जोखिम भरी चीज है, और साथ ही यह जोखिम आप पर भी आ जाएगा। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे आपको कुछ बातें बताऊंगा। उस समय, यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हों, तो हम विवाह पर विचार कर सकते हैं। इतना कहकर मू युंगे उठी और चली गई। जियांग लिन ने अपनी पलकें थोड़ी सी खोली और खिड़की से आती चांदनी में उसे उसकी पतली, दमकती पीठ दिखाई दी। क्या उसे पता नहीं था कि वह जाग रहा है? दरवाजा बंद हो गया। जियांग लिन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह मू युंगे के कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। उसने कहा कि शादी बहुत जोखिम भरी होती है। जियांग लिन ने मू युंगे की बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उच्च लागत के कारण नहीं, बल्कि उच्च जोखिम के कारण था। क्या यह जोखिम उसकी भावनात्मक भागीदारी से जुड़ा था, या किसी और कारण से? डेटिंग में भी जोखिम होते हैं। वह रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर लगती है, इसलिए जोखिम कुछ और होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह अपने व्यवसाय में असफल हुई, तो उसने अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ दिए हों? जब उसने शादी की बात उठाई तो उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि अब जब उसे पता चल गया था कि मू युंगे सिर्फ उसके साथ मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि अन्य कारणों से शादी को लेकर हिचकिचा रही थी, तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। बिना ज्यादा सोचे समझे वह जल्दी से सो गया। जब वह जागा, तो उसे अपने ऊपर भारीपन का एहसास हुआ। उसकी छाती में सांस फूल रही थी और वह मुश्किल से हिल-डुल पा रहा था। ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। क्या उसे नींद का पक्षाघात हो रहा था? जियांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा काफी पीला लग रहा था। उसकी नजर तांग तांग पर पड़ी, जो उसकी छाती पर बैठी हुई थी और पैर मोड़कर ईंटों से खेल रही थी। गोल मटोल, चिपचिपी चावल की गेंद जैसी वह छोटी बच्ची, ठीक उसी तरह उसके सीने पर आराम कर रही थी, लगभग अपने पिता का दम घोंट रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तांग तांग, जल्दी से नीचे उतरो, मैं मरने वाला हूँ। तांग तांग ने अपनी मासूम, प्यारी आंखों से पलकें झपकाईं। पापा, क्या हुआ? आप इतने असहज क्यों लग रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आपको सर्दी हो गई है? डरिए मत, तांग तांग आपके सिर पर हाथ फेर कर देखेगी कि आपको बुखार है या नहीं। इतना कहते हुए, वह प्यारी सी छोटी गेंद नीचे की ओर दबती रही और जियांग लिन के माथे को छूने के लिए आगे बढ़ी। यह गर्म नहीं है। पापा, क्या आप सोना चाहते हैं? अब और मत सोइए, सूरज तो आपकी पीठ पर चमक रहा है। तांगदू ने शोर सुना और वहां आ गया। जियांग लिन के कमजोर, छटपटाते हाथों को देखकर वह तुरंत चौंक गया। तांग तांग, बेवकूफ, जल्दी नीचे उतरो। पापा की छाती पर क्यों दबाव डाल रही हो? पापा को कुचल दोगी।
तांग तांग को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर नीचे उतर गई। उसने हैरानी से अपना सिर झुकाया, तांग तांग तो बस एक छोटी बच्ची है, मैं किसी को कैसे कुचल सकती हूँ। तांगदू उसे समझाने में बहुत आलसी था। आखिरकार उसकी बहन में एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन प्रतीत होता था, वह अपने पिता, माता या खुद उसके जितनी बुद्धिमान नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन किसकी तरह दिखती है। हालांकि उन्होंने किताबों में यह भी पढ़ा था कि जुड़वा बच्चों का जन्म कठिन होता है और बाद में पैदा होने वाले बच्चे का सिर आसानी से दब सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और कम बुद्धि की समस्या हो सकती है। आह, मुझे सच में पहले माँ को तुम्हें जन्म देने देना चाहिए था। अब तुम कितने नादान हो गए हो। जियांग लिन हौंकते हुए उठ बैठा और बिस्तर के किनारे से उत्सुकता से उसे देख रहे दो छोटे मूली जैसे सिरों को देखने लगा। वे बहुत प्यारे थे, लेकिन उन्हें अपने फेफड़ों में दर्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि बच्चों की माता पिता के प्रति श्रद्धा का बोझ कुछ ज्यादा ही भारी है, जिससे उन्हें एक कुचलने वाली अनुभूति हो रही थी, मानो कोई चट्टान उनके सीने को कुचल रही हो। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अध्याय 74। निंग जू और सोंग तियानवेई को बर्खास्त कर दिया गया। जियांग लिन कमरे से बाहर निकली और उसे हवा में खाने की खुशबू महसूस हुई। माँ, आज आपने कौन कौन सा स्वादिष्ट खाना बनाया। चलते हुए उसने अंगड़ाई ली, फिर रसोई में मु युंगे की सुंदर आकृति देखकर वह स्तब्ध रह गया। युंगे, क्या तुम खाना बना रही हो? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुमने अभी अभी काम खत्म किया है, क्या तुम्हें थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मु युंगे ने एक व्यंजन लाते हुए कहा। उनकी खूबसूरत उंगलियों में, जिनके जोड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, एक सफेद प्लेट थी जिसमें चमकीला हरा पालक रखा हुआ था। यह देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। चाचा और चाची आज सुबह खरीदारी करने गए थे। उनके लौटने के बाद हम खाना खा लेंगे। पहले तुम हाथ मुंह धो लो। जियांग लिन बाथरूम गई। धुंधले शीशे के बाहर एक छोटी सी आकृति इधर उधर फुदक रही थी, यहाँ तक कि उसने शीशे के दरवाजे पर भी धुंध जमाकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया। जियांग लिन चैन से नहा भी नहीं सका। उसने दरवाजा खोला और खुद को तांग तांग को हैरानी से घूरते हुए पाया। रंगे हाथों पकड़ी गई तांग तांग मुस्कुराए, अपनी बाहें फैलाईं और बोली, पापा, गले लगाओ। जियांग लिन ने तांग तांग को गोद में उठाया और उससे दूध की खुशबू महसूस की। क्या तुमने आज दूध पिया? मैंने एक बहुत बड़ा कप पिया, मैंने सारा खत्म कर दिया। तांग तांग के चेहरे पर ऐसी भावभंगिमा थी मानो वह प्रशंसा की भीख मांग रही हो। टैंग टैंग बहुत अच्छा है। मु युंगे ने खाना तैयार कर लिया था। भोजन कक्ष से पिता और पुत्री की बातचीत सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब उनके माता पिता लौटे तो वे अपने साथ कई स्थानीय व्यंजन लाए थे, विशेष रूप से उन्हें शहर वापस ले जाने के लिए। उन्होंने उनके लिए कुछ खुले में पाली गई मुर्गियां भी तैयार की ताकि वे उन्हें वापस ले जाकर सूप के लिए पका सकें। कार का ट्रंक पूरी तरह से भरा हुआ था। बिना ज्यादा देरी किए वे एक शहर के लिए रवाना हो गए। उनके माता पिता ने अनिच्छा से उन्हें विदा किया। इस बार मु युंगे के आने के बाद वे मु युंगे को पूरी तरह से अपनी बहू मानने लगे थे। वे वापस सिटी स्थित घर पर पहुंचे। दोपहर के 2 बज चुके थे। मु युंगे ने फोन उठाया और जियांग लिन से कहा, मुझे एक रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जाना है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर रहूंगी। तुम बच्चों का ख्याल रखना और मैं आज रात वापस आने पर घर के सारे काम कर दूंगी। जियांग लिन ने सहमति जताते हुए कहा, अस्पताल जाने का मतलब है कि कोई बीमार है ना? क्या मुझे कुछ फल खरीद कर ले जाने चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मेरे और उसके रिश्ते में इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर जियांग लिन को लगा कि वह कोई बहुत करीबी रिश्तेदार होगा, वरना शिष्टाचार की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो आप जाए। गाड़ी चलाकर जाए, बहुत गर्मी है, गाड़ी चलाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। मु युंगे ने सिर हिलाया और चली गई। इस बार ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान घर पर पूरा दिन एक साथ बिताने का मौका मिला। मु युंगे के प्रति जियांग लिन का रवैया एक बार फिर चुपचाप बदल गया था। पहले जियांग लिन उसे अपने बच्चे की मां के रूप में देखता था और उसे एक अच्छी इंसान मानता था, इसलिए वह उसके साथ ईमानदारी से पेश आता था। और जिस बंधन ने उन्हें परिवार बनाया, वही बंधन बच्चा भी था। लेकिन इस बार मामला अलग था। अब उनके और मु युंगे के बीच एक और भावनात्मक बंधन जुड़ गया था। उसने पहले बैठक कक्ष में पोछा लगाया, फिर एक कंबल बिछाया और दोनों बच्चों को उस पर लिटा दिया। तांगदू टीवी देख रहा था और तांग तांग चित्र बना रहा था। इसी बीच उसने फ्रिज को साफ किया, बाहर से लाए गए सभी किराने के सामान को व्यवस्थित किया, फिर घर की सभी चादरें धोईं, उनकी जगह साफ चादरें बिछाईं और रसोई को साफ सुथरा किया। उनमें बहुत ऊर्जा थी और वे अपने काम में व्यवस्थित थे, हर काम को बहुत कुशलता से पूरा करते थे। महज 1.5 घंटे में उसने साफ चादरें बिछा दी और घर के सारे काम निपटा दिए। तांग तांग, तांगदू, पापा को कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना है। क्या तुम आना चाहोगे? पापा, आप जाए, हम घर पर आपका इंतजार करेंगे।
तांगदू को पता था कि मम्मी के चले जाने के बाद पापा केवल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही जा सकते थे और उन दोनों को ले जाना मुश्किल होगा। इसके अलावा जब भी पिताजी उन्हें सुपरमार्केट ले जाते थे तो उन्हें उन्हें और किराने का सामान खुद ही उठाना पड़ता था और वे हमेशा बहुत पसीना बहाते थे। हालांकि तांगदू चिपचिपाहट वाला नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि पापा बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि तांग तांग वास्तव में जाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि उसका भाई नहीं जा रहा है, उसने भी न जाने का फैसला किया। द्वार पर तांगदू उसके पीछे पीछे बाहर गई। पापा, गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। समझ गया तांगदू। जियांग लिन ने अपने बेटे के सिर पर थपथपाया। ये दोनों बच्चे उनके प्यारे और नन्हे लाडले थे। जब मैं वापस आऊंगा तो पापा तुम्हारे लिए स्टेशनरी लाएंगे। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है, तांगदू ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग लिन को उन्हें घर पर छोड़कर बहुत सुकून मिला। तांगदू बहुत समझदार था और उसके तांग तांग पर नजर रखने से तांग तांग भाग नहीं जाएगी। पिताजी के जाने के बाद तांगदू वापस टीवी देखने लगी। तांग तांग ने सोचा, हम पापा के साथ खेलने जा सकते थे, हम क्यों नहीं गए। तांगदू ने समझाया, बेवकूफ, पापा आज इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने घर का इतना सारा काम किया है, क्या तुमने नहीं देखा। अगर वो तुम्हारे जैसे किसी नखरेबाज को भी बाहर ले जाते तो वो जरूर थक जाते। लेकिन हम तो बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। इसके अलावा तांग तांग पापा को सामान खरीदने में मदद कर सकती है। तांग तांग बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं करती। तांग तांग घर के काम भी कर सकती है। तांगदू ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो बाद में तुम इन सभी ब्रशों को साफ कर देना जिनका तुमने इस्तेमाल किया है। तांग तांग ने एक पल सोचा, वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसे कम समझे। मैं यह जरूर कर सकती हूँ। यह तो बहुत आसान है। अब से तांग तांग अपने सारे खिलौने खुद ही साफ करेगी, इसलिए पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और खुद से बुदबुदाई, तांग तांग सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे व्यवहार वाली है। पापा को कभी नहीं लगेगा कि तांग तांग परेशानी खड़ी करने वाली बच्ची है। डॉट 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 जियांग लिन को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी और अपने माता पिता की मदद के बिना उसके पास बच्चों की देखभाल करने और किराने का सामान खरीदने दोनों के लिए ज्यादा समय नहीं होता था। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से कई दिनों के राशन के साथ साथ कुछ टिश्यू पेपर और चावल भी खरीदे। उन्होंने बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक कुछ फल और झींगा मछली भी खरीदी। घर से निकलने के बाद उसे याद आया कि फॉर्मूला कम हो रहा है, इसलिए उसने एक ऑनलाइन फ्लैगशिप स्टोर पर और अधिक का ऑर्डर दिया। मैं घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने वाले पिता की भूमिका के लिए और भी अधिक उपयुक्त होता जा रहा हूँ। जियांग लिन जब सोच ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो पता चला कि हैंग जी फोन कर रही थी। भाई, मैं कल से बैंक में काम शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद शहर आने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। क्या आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। आज रात मैं बच्चों के साथ हूँ। तुम मेरे घर डिनर पर क्यों नहीं आ जाते। मैं खाना बना दूंगा। हैंगजी ने यह सुनकर कहा, क्या यह सुविधाजनक है। सुविधाजनक, इसमें असुविधाजनक क्या है। जियांग लिन साइकिल से घर गया और हैंगजी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई। वह कुछ फल लेकर आया था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने जियांग लिन को फ्रिज में फल रखते हुए देखा। अरे, तुमने भी अभी फल खरीदे हैं। जियांग लिन ने उसके हाथ में जो सामान था उसे देखकर वह अवाक रह गई। मैंने तुमसे कहा था कि बस आ जाओ, कुछ मत खरीदना। देखो तो जरा, मैं इसे अपने धर्मपुत्र और धर्मपुत्री के लिए लाने के बारे में नहीं सोच रहा था। हैंग जी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। जियांग लिन ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। हैंग जी को जिज्ञासा हुई, क्या भाभी घर पर नहीं है। नहीं, वह आज दोपहर किसी से मिलने अस्पताल गई थी। हैंग जी ने जियांग लिन से थोड़ी देर बातचीत की और उसकी गपशप करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। भाभी के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। कहना मुश्किल है। वह मेरे साथ रिश्ते में रहने को तैयार है, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहती। हैंग जी ने इस बारे में सोचा। यह तो स्वाभाविक है, वह इतनी खूबसूरत है, वह तुमसे यूं ही शादी कैसे कर सकती है। उसे तुम्हारा ठीक से आकलन करना होगा, है ना। उसने विषय बदलते हुए गपशप करते हुए कहा, मैं आपको बता दूं, निंगजू के साथ कुछ हुआ है, क्या आपको पता है। जियांग लिन ने भौहें चढ़ा ली। वह उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। इससे मेरा क्या लेना देना है। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हैंग जी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। खैर, अगर आप जानना नहीं चाहते तो भी मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वह, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और राष्ट्रपति सोंग, उन सभी की नौकरी चली गई। मेरे शहर का एक साथी भी है जो कांगचेंग हेल्थ में काम करता है, और जब मैं इस बार घर गया तो हम देर रात नाश्ता करते हुए बातचीत कर रहे थे। हैंग जी को इसके बारे में सोचकर ही इतनी खुशी हुई कि वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। क्या आपको नहीं लगता कि वे इसके हकदार थे। उन्हें अपने काम पर सबसे ज्यादा गर्व था और अब वे चले गए। वे पहले बहुत घमंडी थे और अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
जियांग लिन हैरान थी। सोंग तियानवेई इतने सालों से कांगचेंग हेल्थ में काम कर रहे हैं, उन्हें अचानक कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? मैं वास्तव में यह जानता हूँ। उसने किसी को नाराज किया था। अध्याय 75। निंग जू की पिटाई हुई और उसने जियांग लिन से मदद मांगी। हैंग जी ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा और सीधे कहा, वैसे सोंग तियानवेई ने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है, क्योंकि वह उन दोनों महिलाओं को एक व्यावसायिक कार्यक्रम में लेकर आया था। और वो लियूशिया चुप रहने वाली किस्म की नहीं है। उसने शायद देखा होगा कि निंगजू ने सोंग तियानवेई को ढूंढकर पैसे कमाए, इसलिए वो भी किसी को अपना शिकार बनाना चाहती थी। नतीजा, हाँ, उसने मुंह के एक मैनेजर पर नजर डाली और खुद को उसके हवाले कर दिया। संयोग से वही मुंह का मैनेजर हमारे स्कूल में तब आया जब हमने ग्रेजुएशन किया था। जियांग लिन आश्चर्यचकित होकर बोली, शाओलियांग। शायद, हैंग जी ने आगे कहा। खैर, वह मैनेजर काफी सख्त था और उसने सीधे सीधे हंगामा खड़ा कर दिया। निजी तौर पर मामला अलग हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह बहुत शर्मनाक था। मुंह परिवार के लोग वैसे भी सीधे साधे नहीं होते। निंग जू ने भी गिड़गिड़ाने की कोशिश की और सोंग तियानवेई ने भी। नतीजा यह हुआ कि यह बात सीधे कांगचेंग हेल्थ के चेयरमैन तक पहुंच गई। ऐसे गंदे और शर्मनाक मामलों के कारण सभी को बर्खास्त कर दिया गया। जियांग लिन ने पहले मू युंगे से एक रिपोर्ट पत्र भेजने के लिए कहा था, लेकिन यह समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था, शायद इसे दबा दिया गया था। इस बार मामला काफी बढ़ गया होगा, इसीलिए उनके पास इन कुछ लोगों को बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने और जानकारी के लिए जोर नहीं दिया। आखिरकार, दूसरों की रोमांचक कहानियां तो बस दूसरों की कहानियां ही होती हैं। अगर उनके पास समय होता, तो वे अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करते। क्या तुम इतने शांत हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हैंग जी ने आश्चर्य से पूछा। आपको पता है, निंगजू और लियूजिया जियांग लिन को खूब अपमानित करती थीं। अब जब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है, तो उसके भले भाई के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही? क्या उसकी मानसिक स्थिति इस हद तक खराब हो गई है? जियांग लिन मुस्कुराई और ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस यही कहा जा सकता है कि वे बहुत बदकिस्मत थे। हैंग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन मुंह के उस मैनेजर तो वाकई बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। इस दौरान निंगजू बिस्तर पर लेटी थी, उसके बगल में 2 दिनों से नाइट स्टैंड पर रखा दलिया का कटोरा पड़ा था। उसका कभी कोमल और सुंदर चेहरा अब चोट के निशानों से भरा था, उसके होंठों के कोने पर सूखा खून लगा था, और उसके घने बालों के कुछ हिस्से झड़ चुके थे। उसकी कोहनियों पर कच्चे, फटे हुए घाव थे। इसे देखना सरासर असहनीय था। वह कई दिनों से बेहोशी की हालत में पड़ी थी, उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उसका शरीर टूटने की कगार पर था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और वह अस्त व्यस्त दिख रही थी। वह अस्पताल नहीं गई बल्कि घर पर ही लेटी रही। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले पार्टी में हुई घटना के बाद से उन तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया था। और सोंग तियानवेई को बर्खास्त किए जाने के बाद वह शुरू में हैरान हुए और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई उम्मीद न देखकर उनकी हैरानी गुस्से में बदल गई। वह रात को नशे में धुत होकर घर आया और उस पर हिंसक हमला किया, जिससे बैठक कक्ष में अफरा तफरी मच गई। उसे पीटने के बाद वह वहां से चला गया और कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फोन फिर बजा। निंग जू ने देखा कि उसके माता पिता फिर से फोन कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, उन्हें बस इतना पता था कि उसे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए घर आना था, लेकिन वह नहीं आई थी। वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता चिंतित हों। पिछले कुछ दिनों से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा दुख रहा था। घरेलू हिंसा की शर्म और निराशा ने उसे लगभग सांस लेने में भी असमर्थ कर दिया था। उसे पहले समझ नहीं आता था कि सोंग तियानवेई उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता था, लेकिन अब वह बिना पलक झपकाए उस पर हाथ डाल सकता था। और कई दिन बीत गए थे, एक भी कॉल नहीं आई थी। निंगजू का हृदय पीड़ा और दैक से भरा हुआ था। वह बड़ी मुश्किल से उठी और फोन उठाकर बोली, हेलो निंगजू, क्या अब तुम्हारे पंख हो गए हैं? तुम घर नहीं आती, कुछ बोलती भी नहीं, फोन का जवाब भी नहीं देती। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? उसकी माँ की आवाज गुस्से और सवाल से भरी हुई सुनाई दी। निंगजू की आवाज धीमी थी, माँ। गाड़ी चलाते समय मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और पिछले कुछ दिनों से मैं हिल डुल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं वापस नहीं जा पाई। इस बात पर उसकी माँ को अपनी बेटी के लिए जरा भी अफसोस नहीं हुआ। कार दुर्घटना, इसमें बड़ी बात क्या है? आजकल लोग बहुत नाजुक हो गए हैं। हमारे जमाने में तो हम जड़ी बूटियां खोदते हुए पहाड़ से गिर जाते थे, थोड़ी देर लेट जाते थे और ठीक हो जाते थे। मैं आपको बता दूं, आपने हमें इस महीने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। और हाँ, बेहतर होगा कि आप हमें एक मुश्त 2 लाख रुपए दे दें। हमें एक घर पसंद आ गया है, बस पैसों की थोड़ी कमी है। माँ, आप। निंगजू थोड़ी नाराज थी। कॉलेज के 4 सालों में मैंने जो भी पैसा कमाया, सब आपको दे दिया। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने बहुत कम समय के लिए ही काम किया है, और मेरी तनख्वाह सब मैंने आपको दे दी।
सोंग तियानवेई ने मुझे जो हजारों रुपए दिए, वो भी सब मैंने आपको दे दिए। अब आप मुझसे 200,000 मांग रहे हैं। मुझे ये पैसे कहाँ से मिलेंगे? क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मेरे लिए बचा रहे हैं? पैसे कहाँ हैं? उसकी माँ का लहजा आक्रामक था। क्या मुझे तुम्हें पालने पोसने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है? तुम्हारे छोटे भाई की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वे शादी की बातें कर रहे हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी, तो तुम्हारा भाई क्या करेगा? खैर, तुम्हें 200,000 का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है ना? शहर में उसके पास इतने सारे घर हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कई मिलियन है, इसलिए 200,000 घर बनाना उसके लिए असंभव नहीं होना चाहिए। उसकी माँ ने आगे कहा, ओह, और अपने प्रेमी से कह देना कि अगर वह तुमसे शादी करना चाहता है, तो तुम्हारे पिता और मैंने दुल्हन की कीमत पर चर्चा कर ली है। 880,000। इसका भी एक अच्छा अर्थ है। हम इसे आपके लिए बचा कर रखेंगे, और जब आपके बच्चे होंगे, तब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे तब आपको वापस दे देंगे। यह एक गारंटी भी है। निंगजू अब और आंसू नहीं बहा सकती थी। पिछले कुछ दिनों में उसके आंसू सूख चुके थे। उसकी आवाज कर्कश थी, उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी चाकू से कट गया हो, और कांपते हुए उसने कहा, मैं फोन काट रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था और उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। उसे पता था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। लेकिन अगर वह बेहोश हो जाती है, तो शायद किसी को परवाह नहीं होगी कि वह जीवित रहती है या मर जाती है। वह अभी मर नहीं सकती थी। निंगजू ने खुद को एक एम्बुलेंस बुलाई, फिर अपना फोन निकाला और मानो किसी प्रेतबाधित व्यक्ति की तरह अपने दूसरे खाते में लॉग इन किया और जियांगलिन के सोशल मीडिया मोमेंट्स को स्क्रॉल करने लगी। पिछले कुछ दिनों से जियांगलिन घर लौट आई थी। उनका बच्चा बहुत प्यारा था। उन्होंने बहुत ही सुखमय जीवन जिया। आज जियांगलिन ए सिटी लौट आया, ढेर सारा खाना जमा कर लिया, और अपने खास पलों में यह साबित करने की कोशिश की कि वह सबसे अच्छा पिता है। निंगजू बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अपना फोन बेजान तरीके से पकड़ रखा था। लंबे समय से कुछ न खाने के कारण उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैंने सोंग तियानवेई को नहीं चुना होता, तो मेरी जिंदगी अब ऐसी नहीं होती। उसने जियांगलिन के साथ बिताए अपने 3 साल के बारे में सोचा कि कैसे एक समय वह सचमुच उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताने की उम्मीद करती थी। उसने प्रलोभन का विरोध क्यों नहीं किया? खेद और अनिच्छा, उसकी तर्कशक्ति बिखर गई। उसने कांपते हुए दराज खोला, अपना ऑफिस फोन निकाला और उस परिचित नंबर को डायल किया। जल्द ही यह कनेक्ट हो गया। जियांगलिन, मैं मर रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है? उसकी आवाज रुंधी हुई थी, बहुत दयनीय लग रही थी। मुझे सचमुच इसका अफसोस है। वह मेरे प्रति बहुत क्रूर है। लेकिन दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आए, आंटी, क्या आप मदद के लिए फोन कर रही हैं? आपका पता क्या है? मैं पुलिस को फोन करने में आपकी मदद करूंगा। पुलिस को फोन करना मेरे पापा को फोन करने से कहीं ज्यादा असरदार है। सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाएं, फिर पुलिस को बुलाएं और फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाएं। इस तरह मदद के लिए पुकारना अधिक कारगर होगा। निंगजू को गुस्सा आया और थोड़ा चक्कर भी आया। जियांगलिन को फोन उठाने दो। नहीं, मेरे पापा मेरे लिए खाना बना रहे हैं, और वैसे भी पापा समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत धीमा है, एम्बुलेंस जितना तेज नहीं। निंगजू ने गहरी सांसें लीं। वह मदद के लिए पुकार नहीं रही थी, वह बस जियांगलिन से बात करना चाहती थी। फोन जमीन पर गिर गया और वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसके दिल में कुछ हद तक गुस्सा था, और उसे नहीं पता था कि वह अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हुई या गुस्से के कारण। अध्याय 76। निंगजू एक भाई के प्रति आसक्त दानव है। डूडू ने देखा कि फोन के दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी। उसने नंबर पर एक नज़र डाली और फिर पुलिस को फोन किया। अधिकारी महोदय, एक आंटी ने मदद के लिए फोन किया था, उनके साथ कुछ हुआ होगा और वे जवाब नहीं दे रही हैं। फोन नंबर यह है, कृपया उन्हें ढूंढें और इस आंटी का पता लगाएं। डॉडर ने आगे कहा, उसने कहा कि वह मर रही है, इसलिए यह बहुत ही जरूरी होना चाहिए। फोन रखने के बाद डॉडर को आखिरकार राहत महसूस हुई। जियांगलिन ने शोर सुना और पास आकर पूछा, डॉडर, किसकी फोन कॉल थी? यह एक अज्ञात नंबर था, कोई मदद मांग रहा था। ओह, ये शायद कोई धोखाधड़ी वाला कॉल है, इस पर विश्वास मत करो। जियांगलिन ने इतना कहकर शोर मचाते हुए वापस रसोई में चली गई। डॉडर ने पलकें झपकाईं। चूंकि उसके पिता ने ऐसा कह दिया था, इसलिए वह अब इस बारे में उनसे दोबारा बात नहीं करेगा। हैंगजी भी सब्जियां काटने में मदद कर रही थी और उसने यह सब सुना। सुअर काटने के नाम पर धोखाधड़ी के इतने सारे फोन आ रहे हैं। सिर्फ मदद के लिए ही नहीं, बल्कि दुर्व्यवहार करने वाले पिताओं, निर्दयी माताओं, दुष्ट भाइयों और टूटी हुई महिलाओं की कहानियां भी हैं। आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जियांगलिन ने सहमति में सिर हिलाया, अगली बार मुझे बच्चों को समझाना होगा।
अनजान कॉल का जवाब न देना ही बेहतर है, विशेषकर विदेश से आने वालों के लिए। हाँ, 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 हैंग जी ने चिढ़ाते हुए कहा, अब तुम घर के कामों में इतने माहिर हो गए हो, बिल्कुल घर पर रहने वाले पिता की तरह। क्या यह तुम्हारी पत्नी के प्रोत्साहन की वजह से है? बकवास। जियांग लिन ने पलटवार करते हुए कहा, मैं कभी कोमल स्वभाव का था, लेकिन अब मैं एक पिता की तरह मजबूत हूँ। इसी सिलसिले में युनगे इस बार ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए मेरे गृहनगर गई थी। मुझे एहसास हुआ कि वह हमेशा मेरे जीवन में शामिल रहती है, लेकिन मुझे उसकी स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन हैंग जी ने बात को खारिज करते हुए कहा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपकी पत्नी ने बच्चा होने की वजह से अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए थे? जब तक आप दोनों ठीक हैं, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। क्या आपके लिए आपकी पत्नी एक इंसान के तौर पर मायने नहीं रखती? बाकी सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? जियांग लिन ने इस बारे में सोचा और समझा, हाँ, आपकी बात सही है। अस्पताल में रात का अंधेरा छा चुका था। निंग जू ने आंखें खोली तो देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी उसके बिस्तर के पास खड़ी है। तुम जाग गए? क्या अब बेहतर महसूस कर रहे हो? निंग जू थोड़ी उलझन में थी। उसने सिर्फ एम्बुलेंस को बुलाया था, पुलिस को नहीं। जैसे उसकी घबराहट को भांपते हुए महिला अधिकारी ने समझाया, एक छोटे लड़के ने आपके लिए पुलिस को फोन किया था। उसने बताया कि उसे आपकी तरफ से मदद के लिए फोन आया था। हमें पता चला कि आप पहले से ही अस्पताल में हैं, इसलिए हमें स्थिति समझ में आई। आपकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। घबराए मत, हमारे यहाँ होने से कोई आपको दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसी वजह से मेरी यह हालत हो गई। महिला अधिकारी ने आह भरी। कार दुर्घटना में लगी चोटें और पिटाई से लगी चोटें बिल्कुल अलग होती हैं। अगर आप इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त करते हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निंग जू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। अब जब उसे होश आ गया था, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता वापस आ गई थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने हिम्मत जुटाकर जियांग लिन से संपर्क किया, और उसके लिए इतने बुरे समय में उसके बेटे ने फोन उठाया। वह इतना जिज्ञासु क्यों था? अब वह पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी। आखिरकार वह जियांग लिन को खो चुकी थी, और वह सोंग तियानवेई को भी खोना नहीं चाहती थी। इसके अलावा, अगर पिटाई के बाद वह अलग होकर किसी दूसरे शहर में नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन उसकी मां का वह एक फोन कॉल ही आखिरी झटका साबित हुआ जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। 200,000 युआन। अगर वह खुद पर निर्भर रहती तो उसे बचत करने में कई साल लग जाते, लेकिन उसके परिवार को इसकी सख्त जरूरत थी। अगर उसने वाकई सोंग तियानवेई को इसमें घसीटा, तो उसका अनुमान था कि ब्रेकअप होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्यार या पैसा, उसे दोनों में से एक को चुनना ही था, है ना? तो फिर आप इसके बारे में सोचिए। मैं वार्ड के बाहर रहूंगा। महिला अधिकारी ने निंग जू को कुछ जगह देने के इरादे से वहां से चली गई। निंग जू ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम वापस जाओ। मुझे चोट लगी है और मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है। हालांकि महिला अधिकारी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप यह सब सहन करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसी खतरनाक स्थिति में हो? निंगजू की आंखों में एक चमक आई, बच्चा? तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें पता भी नहीं था? निंगजू के दिल में एक अवर्णनीय उलझन सी महसूस हुई। उसने गहरी सांसें ली, लेकिन फिर भी महिला अधिकारी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद लियूशिया भी वहां पहुंच गई। उन्हें अस्पताल से फोन आया था। अस्पताल ने निंगजू की संपर्क सूची का इस्तेमाल करके उनके परिवार को ढूंढने की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने लियू जिया से संपर्क किया। जब लियू जिया पहुंची, तो उसने अभी भी पेशेवर सूट पहना हुआ था। शाओ जू, तुमने खुद को इतना कम क्यों समझा कि तुम्हारा यह हाल हो गया? हालांकि लियू शिया को व्यापार सम्मेलन में अपमानित होना पड़ा था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। आखिरकार, उसके लिए तो यह सिर्फ नौकरी खोना ही था। उसे जल्द ही 5,000 युआन के वेतन वाली दूसरी नौकरी मिल गई। आखिरकार, सभी उद्योग एक दूसरे को नहीं जानते, और एसिटी इतना बड़ा है। जब तक वह किसी छोटी कंपनी में काम करने को तैयार थी, उसकी शिक्षा पर्याप्त थी। हालांकि लियू जिया काफी निर्दयी थी, फिर भी उसे निंग जू के लिए कुछ चिंता थी। क्या सोंग तियानवेई ने तुम्हारे साथ यह सब किया? तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, वरना वो देर सवेर तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। उसकी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं, और वह बहुत जोर से मारता है। मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इस तरह का व्यक्ति है। निंग जू ने लियू जिया का हाथ छुड़ाते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो, क्या यह सब तुम्हारी गलती नहीं है? तुमने मुझे आधे मन से सोंग तियानवेई का साथ देने के लिए मजबूर किया, और तुमने उसका काम बिगाड़ दिया। मुझे इस हालत में देखकर क्या आप संतुष्ट हैं? लियू शिया का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दरअसल, मैं आज तुम्हें यही बताने आई हूं कि उस समय मुझे फंसाया गया था। लियू शिया को वह घटना याद आ गई, और उसके दिल में अब भी आक्रोश का सैलाब उमड़ रहा था।
उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ कार्यक्रम में गई थी, मैं शौचालय गई और शियाओ लियांग बाहर इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वह मुझे जानता है, उसने मुझे स्नातक समारोह की पार्टी में देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे सीनियर हैं और समय मैनेजर हैं। जब मैंने देखा कि वे एक बड़े अधिकारी हैं, तो मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। जब मैं उसके पीछे पीछे निजी कमरे में गया, तो मैंने उसके साथ कुछ और गिलास शराब पी और मुझे चक्कर आने लगे। लियू शिया को वह घटना याद थी और उसके मन में अभी भी डर का भाव था। उसने मुझे छूना शुरू कर दिया और मैं भी घबरा गई थी। जब मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, तो उसने अचानक मुझे निजी कमरे से बाहर खींच लिया और मुझ पर अनुचित व्यवहार करने और उसे बहकाने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि कांगचेंग हेल्थ के सभी लोग ऐसे ही थे। लियू शिया की आंखों में पछतावा और यादें थीं। वहां इतने सारे लोग थे, उसे सचमुच इतनी शर्म आ रही थी कि वह कहीं छिप जाना चाहती थी। यह बहुत ही अपमानजनक था। सड़क पर घूमते चूहे की तरह। आज भी वह लोगों के उंगली उठाने के डर से खुद को पूरी तरह से समेटे रखती है। मुझे सच में नहीं पता कि वह मुझे इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। इसके अलावा उसने सोचा था कि उसे एक अमीर आदमी मिल गया है, और भले ही वह सिर्फ एक रखेल ही क्यों न हो, उसे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं और शायद वह मुंह के साथ भी जुड़ सकती है और उसके बाद से खूब तरक्की कर सकती है। परिणाम, आकाश से जो गिरा वह आसनिक युक्त केक था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से एकदम नीचे गिर गया हो, टुकड़े टुकड़े हो गया हो, ऐसा ही महसूस हो रहा था। दिखावा करना बंद करो। वह मुंह के यहाँ मैनेजर है। क्या वह तुम्हारे जैसे छोटे कर्मचारी के खिलाफ साजिश रचेगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? निंगजू का लहजा व्यंग्यपूर्ण था। यह सच है, लियू शिया ने घबरा कर कहा। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझ पर बिजली गिर पड़े। लियू शिया ने कभी ऐसी भयानक शपथ नहीं ली थी, लेकिन अगर निंगजू उस पर विश्वास भी कर लेती, तो भी कुछ नहीं बदलता। वे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें इस परिणाम को स्वीकार करना पड़ा। निंगजू ने अपने पेट को छूते हुए कहा, तुमने मुझे सोंग तियानवेई से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं गर्भवती हूँ। पहले मुझे डर लगता था कि वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। क्या तुम पागल हो? लियू शिया का चेहरा बदल गया। तुम्हें इस तरह पीटा गया है। पैसा ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी जान? मैं क्या करूं? निंगजू की आंखों में आंसू भर आए। मेरी मां मुझसे 200,000 युआन मांग रही हैं। एक साथ 200,000 युआन कैसे जुटाऊंगी? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? अगर मैंने जियांग लिन से रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो वो मेरे लिए इसे हासिल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ सोंग तियानवे ही है। इतनी रकम तो सिर्फ वही दे सकता है। अध्याय 77 मु युंगे की प्रेमिका का अपमान करना। निंगजू ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या हम दोनों एक ही तरह के लोग नहीं हैं? अगर तुम मेरी जगह होते, तो तुम भी यही चुनाव करते। लियू शिया को पैसों की चाह तो थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन निंगजू को इस हालत में देखकर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी नज़र में निंगजू का एकमात्र मकसद पैसा कमाना था और उसने कभी खुद कष्ट सहने के बारे में नहीं सोचा। निंगजू ने अपना फोन उठाया और सोंग तियानवेई को फोन किया। शुरू में तो उसने पहले ही खुद को विनम्र साबित करने और माफी मांगने का फैसला कर लिया था। हालांकि फोन के दूसरी तरफ से जिसने फोन उठाया वह व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय यह एक महिला की आवाज थी। हेलो, आप कौन हैं? क्या आप तियानवेई को ढूंढ रहे हैं? निंगजू का दिल थम गया। तुम कौन हो? मैं उसकी मंगेतर हूँ। वह मेरे पिताजी के साथ शराब पी रहा है। क्या आप उसकी पूर्व प्रेमिका हैं? उसने अपनी एक युवा पूर्व प्रेमिका का जिक्र किया था। क्या आप किसी काम से उसे ढूंढ रही हैं? उसकी मंगेतर कब बनी? हमारी मुलाकात हाल ही में एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी। ब्लाइंड डेट्स बहुत जल्दी आगे बढ़ती हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो हम बात पक्की कर लेंगे। महिला का रवैया अभी भी सकारात्मक था। मुझे पता है कि युवा लोग जिद्दी होते हैं, लेकिन उनकी शादी होने वाली है, इसलिए कृपया उन्हें परेशान न करें। हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। तुम तो घर तोड़ने वाली हो। तब वह महिला थोड़ी क्रोधित हो गई। तो फिर तुम हो क्या? पैसे के पीछे भागने वाली। मैं इतनी कठोर नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम तियानवेई के साथ पैसे के लिए थी, और तुमने उसका काम बिगाड़ दिया। सोंग परिवार तुमसे जान से नफरत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? शुक्र है मैंने फोन उठा लिया, वरना अभी तुम्हें डांट पड़ रही होती। निंगजू को चक्कर आने लगा। क्या उसे पता है कि तुम मेरे बारे में इस तरह बात कर रहे हो? दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर हलचल की आवाजें आईं। तियानवेई, एक पल के लिए इधर आओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। एक और पल का मौन। फिर सोंग तियानवेई की आवाज आई, क्या तुम पागल हो? बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने ससुर के साथ देर रात नाश्ता कर रहा हूँ? तुमने इस समय फोन किया है, जानबूझकर किया है ना? या आपको लगता है कि मैंने आपको उतनी जोर से नहीं मारा? पहले, सोंग तियानवेई वास्तव में निंगजू की युवावस्था, उच्च शिक्षा, अच्छे व्यक्तित्व और आकर्षक रूप रंग से आकर्षित थे।
हालांकि इस महिला ने उसे काफी परेशान कर दिया था। अब वह बस घर बसाना चाहता था और अपनी उम्र की किसी लड़की से शादी करना चाहता था। उनकी मौजूदा नौकरी भी उनके ससुर द्वारा उनके लिए व्यवस्था किए जाने पर निर्भर थी। निंगजू की बात करें तो वह उससे तंग आ चुका था, परेशान हो गया था और उसने उसे छोड़ दिया। उसने पहले सोचा था कि उसे इस तरह पीटने के बाद वह शांत हो जाएगी। क्या उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर भी बेशर्मी से वापस आ जाएगी? निंगजू के लहजे में उपहास और आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं गर्भवती हूँ। जब सोंग तियानवेई ने यह सुना तो पहले तो वह खुश होता, लेकिन अब उसे घृणा और बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार निंगजू एक मनहूस था। उसके साथ रहना केवल दुर्भाग्य ही लाता था। अगर उसकी माँ ऐसा कहती तो वह एक दुष्ट आत्मा होती। पहले उसे लगता था कि जियांग लिन की प्रेमिका को चुराना थोड़ा अनैतिक है, लेकिन अब उसे लगता है कि वह जियांग लिन का रक्षक है। अब वह न केवल उलझ रहा था बल्कि उससे छुटकारा भी नहीं पा रहा था। कितनी बुरी किस्मत। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, इसे जल्दी से बाहर निकालो। क्या सोंग तियानवेई, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहती थी? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुमसे शादी करने का क्या फ़ायदा है? तुम्हारा दिमाग कितना सुस्त है। तुम्हारे माता पिता बूढ़े किसान हैं और तुम्हारा एक छोटा भाई है जो मुफ्तखोरी करता है। मेरी मंगेतर अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उसके परिवार की एक फैक्ट्री है। क्या मैं तुम्हें चुनूंगा? सोंग तियानवेई की मंगेतर दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा था और उसमें गुण थे। उसके परिवार के पास भी कुछ पैसे थे। वह सोंग परिवार से भी बेहतर थी। इसलिए सोंग तियानवेई ने एक ईमानदार महिला से शादी करके घर बसाने का फैसला किया था। यह बच्चा स्वाभाविक रूप से एक बोझ, एक परेशानी और यहाँ तक कि एक टाइम बम भी साबित होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और हम अलग हो जाएंगे। अगर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। और हमारे परिवार में शादी करने के बारे में सोचना भी मत। अगर मेरे माता पिता ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें थप्पड़ जरूर मारेंगे। साथ ही मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ और विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर रहा हूँ। कल्पनाओं में मत खोइए। निंगजू का दिल बुरी तरह दुख रहा था। उसने देखा कि अब हालात सचमुच पलट नहीं सकते। 200,000 मुझे 200,000 दे दो। सोंग तियानवेई ने उपहास उड़ाते हुए कहा, कितनी लालची मांग है। ठीक है, मैं तुम्हें 200,000 देता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से तुम्हें इससे छुटकारा पाते हुए देखना चाहता हूँ। वह मूर्ख नहीं था, वह किसी छिपे हुए खतरे को अपने लिए मुसीबत का कारण बनने के लिए नहीं छोड़ता। निंगजू रोते हुए सहमत हो गई। अगली सुबह लगभग 9 बजे किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे एक पार्किंग स्थल पर एक लग्जरी कार खड़ी थी। जू शियू, जिसने धूप का चश्मा पहन रखा था, कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी और नीचे झुकी हुई थी। ड्राइवर जो क्यूई नाम का एक युवक था, जो एक छोटा पिल्ला था जिसे जू शियू ने हाल ही में अनुबंधित किया था। बहन, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? जू शियू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, हम। मैं देख रही हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है। वह उसे बहुत अच्छे से छुपाती है। सौभाग्य से मैं समझदार हूँ और मुझे पता था कि किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर घात लगाकर बैठना है। अरे, क्या वह तलाकशुदा आदमी है जिसका एक बच्चा है? जो क्यूई थोड़ा हैरान था। तो अमीर अमीर औरतें इस तरह के लोगों को पसंद करती हैं। शादीशुदा मर्दों को। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टर की सबसे अच्छी दोस्त एक काऊ थी? बकवास। वह बच्चा मेरी सबसे अच्छी दोस्त का है। ओह, जो क्यूई समझ गई। तो बात ऐसी थी। कुछ देर बाद जू शियू सीधी होकर बैठ गई, अपने धूप के चश्मे उतार दिए और उसके चेहरे पर एक मजेदार भाव था। ओह, इतनी कम उम्र में कॉलेज की छात्रा। लगता है वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसे छोटे बच्चों को खाना पसंद है। सचमुच, हमारे दांत अच्छे नहीं हैं, हम पुराने दांतों से चबा नहीं सकते। जू शियू ने जियांग लिन को अंदर जाते देखा। वह शालीनता से कार से उतरी और किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे खड़ी हो गई। जब जियांग लिन बच्चे को छोड़कर बाहर आया, तभी जू शियू उसके पास गई। हे हैंडसम, तुमने अपने बच्चे को छोड़ दिया है और तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है। तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, है ना? बिल्कुल ठीक, क्या तुम मेरी कार में बैठना चाहोगी? उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जब उसने सड़क किनारे खड़ी मासेराती कार की ओर इशारा किया। जियांग लिन ने 2 कदम पीछे हट गई। कितनी अजीब बात है, एक बुरे इंसान के चेहरे पर उसकी सारी बुरी मंशाएं कैसे साफ झलक सकती हैं। उसकी इस कुटिल धूर्तता का भाव स्पष्ट था। इतनी घटिया अभिनय क्षमता वाले इन सुअर काटने वाले घोटालों में अभिनेताओं को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता? बड़ी बहन, मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। मुझे पता है कि आपका लक्षित दर्शक वर्ग धनी पुरुष हैं जो अपने बच्चों को कुलीन स्कूलों में भेजते हैं। यह वास्तव में बेशर्मी भरा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पैसे के लिए है।
लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं सिर्फ एक पुरुष नैनी हूँ। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता हूँ। मेरी महीने की कमाई आपके लिए एक लग्जरी कार किराए पर लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे ढूंढने में आप सरासर पैसा ही गंवा रहे हैं। जू शियू शियू का चेहरा सख्त हो गया, उसके चेहरे पर पहले से ही गुस्सा झलक रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसे बड़ी बहन कह रही हो? जियांग लिन ने अपनी बाहें मोड़ी, सुरक्षा बूथ की ओर मुड़ा और कहा, सुरक्षाकर्मी, यहाँ एक आक्रामक विक्रेता है, आकर उससे निपटें। जू शियू शियू ने सुरक्षा गार्ड को आते देख पैर पटकते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम तो बड़े दिलचस्प हो। बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर उसने अपने धूप के चश्मे पहने और बड़े सलीके से कार में बैठकर चली गई। जब गाड़ी काफी दूर चली गई, तब जो क्यूई ने कहा, बहन, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या उस आदमी ने तुम्हें नाराज कर दिया? जू शियू शियू ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, वह लगभग पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति है और धोखाधड़ी के प्रति उसकी जागरूकता बहुत मजबूत है। वह उस आदमी की वफादारी की परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन उसका इरादा उसे अपमानित करने का नहीं था। अध्याय 78 जियांग लिन की धोखाधड़ी विरोधी जागरूकता। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने केवल एक खूबसूरत आकृति को बाहर जाते देखा और थोड़ा हैरान होकर सोचा, माता पिता, वह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी चीज का प्रचार क्यों कर रहा था? जियांग लिन का चेहरा गंभीर था और उसकी आवाज भी गंभीर थी। उसने कहा कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मुझे उसकी कार में बैठने के लिए कहा। क्या? सुरक्षा गार्ड ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची की और उस व्यक्ति के काम की प्रकृति को समझ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपराध पर इतनी कड़ी लगाम लगाने के बावजूद कोई इतना साहस करेगा कि बच्चों के माता पिता से संबंध बनाने के लिए किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर आ जाए। और यह उनका सबसे बेहतरीन बालवाड़ी केंद्र था। यह पूरी तरह से अराजकतापूर्ण और बुराई से भरा हुआ था। यह बेहद घिनौना है। सौभाग्य से, आप, अभिभावक, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हैं, अन्यथा यह एक परिवार के लिए विनाशकारी साबित होता। जियांग लिन ने सिर हिलाया। मुख्य बात यह थी कि उस महिला के चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण भाव था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसके झांसे में नहीं आएगा, है ना? नहीं, मुझे इसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी। यह बहुत ही गंभीर मामला है। सुरक्षा गार्ड ने इतना कहा और झटपट वहां से चला गया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। मु युंगे कंपनी में एक बैठक में विभिन्न विभागों से आ रही कार्य रिपोर्टों को सुन रही थी, तभी मेज पर रखा उनका फोन वाइब्रेट हुआ। प्रकाशित स्क्रीन पर किंडरगार्टन कक्षा समूह का एक संदेश था, जो शिकिन द्वारा अग्रेषित एक सूचना थी। उसने उसे खोला और अंदर देखा, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मु युंगे ने लेक्स्यू इंटरनेशनल किंडरगार्टन को इसलिए चुना क्योंकि यह शीर्ष श्रेणी का किंडरगार्टन था। हालांकि इसकी फीस बहुत अधिक थी, लेकिन इसकी हर सुविधा उत्कृष्ट थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई पैसों के लिए किंडरगार्टन को निशाना बनाएगा। उसका चेहरा बेहद गंभीर और सख्त था। उसने तुरंत यह सूचना जियांग लिन को भेज दी। जियांग लिन कंपनी में काम कर रही थी और मु युंगे से भेजे गए संदेश को पाकर थोड़ी हैरान रह गई। यह स्कूल वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ की कार्यकुशलता बहुत अधिक है। अगर यह कोई साधारण स्कूल होता, तो शायद वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, है ना? वह मु युंगे की किंडरगार्टन चुनने की कुशलता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ठीक उसी समय जब वह सोच रहा था, जियांग युआन अचानक बोल पड़ी, जियांग लिन, क्या तुमने ग्रुप मैसेज देखा? कंपनी की नई सुविधा। जिन दंपतियों के बच्चे हैं, अगर दोनों काम करते हैं, तो वे दोनों के रोजगार का प्रमाण देकर अपने बच्चों को लेने के लिए 1 घंटा पहले छुट्टी ले सकते हैं। आपको अपनी जानकारी भी शीघ्रता से पंजीकृत करानी चाहिए। जियांग लिन आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या इसमें इतनी अच्छी बात भी है? आमतौर पर वह शाम 5 बजे काम से छुट्टी लेता था और बच्चों को लेने में थोड़ी देर हो गई थी। आखिर बच्चे शाम करीब 4 बजे स्कूल से निकलते थे और उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार कराना ठीक नहीं था। अब, यदि आवेदन सफल हो जाता है, तो वह बच्चों को बिल्कुल सही समय पर लेने जा सकता है और यहाँ तक कि घर जाकर रात का खाना भी बना सकता है। यह सचमुच बहुत अच्छा था। इससे उनकी बच्चों की देखभाल की तत्काल आवश्यकता पूरी तरह से हल हो गई। जियांग लिन ने आह भरते हुए कहा, यह ईस्टर्न ट्रेडिंग न केवल समृद्ध है बल्कि बहुत ही मानवीय भी है। जियांग युआन मुस्कुराए और बोली, यह इसलिए भी है क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। पहले ऐसे कोई नियम नहीं थे। जियांग लिन ने भी पूरी तरह से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उन्होंने समूह के नियमों पर तुरंत नजर डाली। यह वाकई एक बड़ा लाभ था। आवश्यकता यह थी कि पति और पत्नी दोनों कार्यरत हों और उनके पास बच्चों को लेने जाने का समय न हो। दोनों पक्षों के कार्य प्रमाण पत्रों में काम के घंटों का विस्तृत विवरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक जीवनसाथी पूर्णकालिक गृहिणी है, तो उन्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसके लिए बच्चों के स्कूल से छुट्टी होने के समय का प्रमाण भी आवश्यक था। यह सब बहुत ही समझने योग्य था। तथापि, जब उन्होंने बाद में मिली जानकारी देखी, तो उसमें विवाह प्रमाण पत्र और परिवार पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई थी, जो उनके पास नहीं थे।
पल भर में ही जियांग लिन की खुशी गायब हो गई। सारा उत्साह व्यर्थ गया। उन्होंने देखा कि यह नोटिस भी मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने इस मामले के बारे में दोबारा पूछताछ करने के लिए प्रबंधक याओ जुहे के कार्यालय जाने का फैसला किया। मैनेजर याओ जुहे को जियांग लिन को आते देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। आप जल्दी छुट्टी लेने के बारे में पूछने आए हैं, है ना? जी हाँ, मैंने और मेरी मेरी प्रेमिका ने अभी तक अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है और बच्चे मेरे परिवार के पंजीकरण में शामिल नहीं हैं। क्या मैं आवेदन पत्र लिख सकता हूँ या कुछ और? मैनेजर याओ जुहे ने अपनी कलम घुमाते हुए सोचा कि यह लाभ सीधे मिस मू के निर्देश पर दिया गया था और जियांग लिन वह व्यक्ति थी जिसे मिस मू तैयार कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों से अलग था। इतनी बड़ी कंपनी में भी मानवीय संबंध अपरिहार्य थे। उसने जानबूझकर परेशानी का नाटक किया और सोचने लगी, हालांकि मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। अगर दूसरों को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक गुप्त रास्ता खोला है, तो बाकी सब भी मेरे पास आ जाएंगे। मैं क्या करूंगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी मेरे परिवार की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता और मैं वादा करती हूँ कि इसे गुप्त रखूंगी। मैनेजर याओ जुहे ने कुछ देर तक दिखावा किया, फिर आह भरते हुए कहा, आपके 2 बच्चे हैं और यह वाकई आसान नहीं है। ठीक है, आपकी इस युवा संघर्ष को देखकर मुझे अपनी बड़ी बहन और जीजाजी की अपने बच्चों को पालने पोसने की मेहनत याद आ गई। मैं आपकी मदद के लिए एक अपवाद बना रही हूँ, लेकिन अगर यह बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता चली तो मुझे आपका लाभ रद्द करना पड़ेगा। धन्यवाद, बहन। जियांग लिन बहुत खुश थी। उसने यह सवाल पूछने की हिम्मत इसलिए भी की क्योंकि उसे लगा कि इस कंपनी में हर कोई बहुत अच्छा और दयालु है। अगर काम का माहौल पहले चांगहाई ट्रेडिंग जैसा होता तो वह निश्चित रूप से आगे कोई सवाल नहीं पूछता। ठीक है, आप आज रात से जल्दी घर जा सकते हैं। मैंने आपकी जानकारी दर्ज कर ली है और अब से आपकी उपस्थिति दर्ज करने का समय सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे होगा। जियांग लिन हैरान रह गया। क्या उसे खुद ये दस्तावेज नहीं देने थे? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह तय प्रक्रिया का पालन करता तो शायद वह जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाता। चूंकि सिस्टर याओ ने पहले ही उसके लिए ये काम कर दिया था, इसलिए उसे आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। उन्हें दोबारा धन्यवाद देने के बाद वह कार्यालय से बाहर निकल गए। मैनेजर याओ जुहे ने दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा, मू के इस युवक में जो यहाँ अनुभव प्राप्त करने आया है, वास्तव में किस प्रकार की क्षमता है। उनकी राय में मिस मू द्वारा प्रशिक्षित कोई व्यक्ति अंततः मू के समूह में काम करने के लिए वापस लौट आएगा। जहां तक ईस्टर्न ट्रेडिंग में अभी काम करने की बात है, तो इसका कारण केवल यह था कि वह बहुत युवा थे और उन्हें अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसे लगा था कि उच्च प्रबंधन द्वारा जियांग लिन को नियुक्त करने के बाद वे उसे कुछ हासिल करने के लिए विशेष अवसर देंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था मानो वह यहाँ एक आलसी व्यक्ति के रूप में रहने के लिए ही बना था, जो मरने का इंतजार कर रहा था। अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। मैनेजर याओ जुहे को यह बात समझ नहीं आई। मिस मू का व्यक्तित्व कभी भी जानबूझकर किसी आलसी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देगा। जियांग लिन बहुत अच्छा महसूस करते हुए अपनी डेस्क पर लौट आए, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को दबा लिया, इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि वह आज शाम 4 बजे तांग तांग और तांगदू को लेने जा सकता है और दोनों बच्चे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। उन्होंने तुरंत इस मामले को मू युंगे के पास भी भेज दिया और कहा कि अब से वह खुद बच्चों को लेने आ सकते हैं। दूसरी तरफ से, समझ गया, कहकर जवाब दिया गया। जियांग लिन अपने कंप्यूटर पर काम देख रहा था। अचानक उसका फोन बज उठा। उसने देखा, यह एसीटी का एक अनजान नंबर था। वह इसका जवाब नहीं देने वाला था, लेकिन उसे डर था कि अगर कंपनी ने सिर्फ उसकी जानकारी दर्ज की है, तो यह उपस्थिति विभाग से कॉल हो सकती है। उसने तुरंत जवाब दिया, हेलो। दूसरी तरफ से दबी हुई सिसकी की धीमी आवाज आ रही थी। महिला बहुत दुखी होकर रोते हुए बोली, जियांग लिन, मैं अस्पताल में हूँ। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मेरी नौकरी भी चली गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं किससे मदद मांगूँ। मैं सिर्फ आपसे ही मदद मांग सकता हूँ। जियांग लिन ने भौहें चढ़ाईं। यह निंग जू थी। हालांकि यह सुनने में दयनीय लगता है, अस्पताल में भर्ती होना, बेरोजगार होना और बेघर होना, कितना दुखद है। लेकिन इसका उससे क्या लेना देना था? अध्याय 79। प्यारा बच्चा अपने माता पिता की शादी में मदद करना चाहता है। जियांग लिन, चुप मत रहो। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने पहले क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कभी चोट नहीं लगने दोगी। मुझे इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। निंगजू सिसकते हुए बोली, मैं अस्पताल के बाहर सड़क किनारे बैठी हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या आप अभी आकर मुझे ले जा सकते हैं? जियांग लिन ने अपनी बांह रगड़ी और थोड़ा सिकुड़ते हुए कहा, मुझे घिनौना दिखाना बंद करो। अगर आपको कोई समस्या है, तो आप अपने माता पिता, अपने प्रेमी या अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास नहीं जाते। आप मेरे पास आते हैं, एक पूर्व प्रेमी के पास। यह तो बहुत ही कम है।
निंगजू कुछ बोलने ही वाली थी कि जियांग लिन ने झट से कहा, तुम बेरोजगार हो और तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसे कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। निंगजू सड़क किनारे उकड़ू बैठी थी, उसने झूठ नहीं बोला था। वह सचमुच बहुत दुखी महसूस कर रही थी। लोग आते जाते रहे, सभी उसे अजीब नजरों से देखते रहे, शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर लगी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। अब उसका दिल खाली सा महसूस हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए या क्या करे। डिस्कनेक्ट हुई कॉल को देखते हुए वह और भी उदास हो गई। आज सुबह तड़के कई दिनों से लापता सोंग तियानवेई वहां पहुंची और उसे खींचकर प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग में ले गई। वह असल में मामले पर ठीक से बात करना चाहती थी। हालांकि सोंग तियानवेई उससे शब्दों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी सर्जरी अभी अभी हुई थी और सोंग तियानवेई जा चुका था। हालांकि उसका फोन लग गया, लेकिन उसने उसे सिर्फ इतना बताया कि उसका सामान नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, घर का लॉक पासवर्ड से बदल दिया गया है और उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। वीचैट पर उसकी स्थिति से अनभिज्ञ कुछ सहपाठी अब भी यही सोचते थे कि वह कांगचेंग ट्रेडिंग में काम करती है और मैनेजर के साथ डेटिंग कर रही है। उन्होंने उससे संपर्क साधा, इस उम्मीद में कि उसके संपर्कों का इस्तेमाल करके वे कांगचेंग ट्रेडिंग में प्रवेश कर सकेंगे। उन प्रशंसा भरे संदेशों को देखकर निंगजू पूरी तरह से विचलित महसूस करने लगी। उसके माता पिता के संदेश अब भी उसे पैसे जुटाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने सोंग तियानवेई द्वारा दिए गए 200,000 युआन अपने माता पिता को दे दिए। अपने पास बचे हुए 10,000 युआन से कुछ अधिक को देखते हुए वह बस अपने घायल शरीर को घसीटते हुए रहने के लिए जगह ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी एकदम सही सलामत जिंदगी इस तरह कैसे खत्म हो गई। स्नातक समारोह में सभी को लगा कि उसे एक अमीर कार्यकारी अधिकारी मिल गया है, लेकिन किसे पता था कि इतने कम समय में वह बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। शायद जब दूसरे लोग उसके बारे में बात करते थे तो वे अब भी यही सोचते थे कि वह एक शानदार जीवन जी रही है। हाहा, निंगजू ने आत्मनिंदा करते हुए हंसी, लेकिन उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहते रहे। डॉट 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 जियांग लिन शाम को जल्दी बच्चों को लेने गई थी। बच्चों की भीड़ में उसने एक नज़र में ही तांग तांग और तांग तांग डॉडर को पहचान लिया। दो नन्ही मूली, गोरी त्वचा वाली, कोमल, बुद्धिमान और प्यारी सी नन्ही सी बच्चियां। तांग 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 दो दो तांग तांग और तांग तांग डॉडर पापा को इतनी जल्दी आते देखकर बहुत खुश हुए। पापा पापा तांग तांग दौड़कर उनकी बाहों में आ गई और उन्हें दूध की खुशबू से भरा हुआ गले लगाया। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तांग तांग को लगा था कि उसे पापा का बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। तांगदू की आंखें भी चमक उठी। पापा आज काम से जल्दी छुट्टी लेकर आए? हाँ, मेरे काम के घंटे बदल दिए गए हैं, इसलिए अब से मैं इतनी जल्दी आ सकती हूँ। जियांग लिन ने तांग तांग के गालों को सहलाया, फिर तांगदू का सामान उठाया और कहा, तांगदू चलो घर चलते हैं। आज रात पापा तुम दोनों के लिए सुअर का मांस बनाएंगे। तांगदू ने अनजाने में अपने पेट पर हाथ फेरा, उसे अचानक थोड़ी भूख लगने लगी थी। पापा का खाना बहुत अच्छा होता था, लेकिन आमतौर पर पापा को काम भी करना पड़ता था और जब तक वे घर लौटते तब तक उनके पास केवल साधारण व्यंजन बनाने का ही समय बचता था। ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ स्वादिष्ट बनेगा। घर लौटने पर तांग तांग और तांग तांग डॉडर जानबूझकर अकेले खेलने चले गए। जियांग लिन को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि तांग तांग सचमुच अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को व्यवस्थित करने के लिए शेल्फ पर जा रही है। तांग तांग, अब तुम अपने खिलौनों को खुद व्यवस्थित कर सकती हो। बिल्कुल, क्योंकि तांग तांग भी नहीं चाहती कि पापा इतनी मेहनत करें। तांग तांग की आवाज मीठी और नखरीली थी। पापा जल्दी कीजिए और तांग तांग की तारीफ कीजिए। और तांगदू फूलों और पौधों को पानी देने चली गई। जियांग लिन ने दो मिठाइयां निकाली और दोनों बच्चों को देते हुए कहा, तांग तांग और तांगदू दोनों बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। पापा सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें तुम दोनों मिले। जियांग लिन सिर्फ बच्चों को बहला फुसला नहीं रहा था, वह सचमुच ऐसा महसूस करता था। वह अपने चचेरे भाई के उद्दंड बच्चों को अक्सर देखता था, जो हमेशा हंगामा करते रहते थे, या तो फोन फेंकते थे, खाने की मेज पर चढ़ जाते थे, या रोते बिलखते और हर जगह लार टपकाते रहते थे। इस वजह से उसे बच्चों से थोड़ा डर लगने लगा था। आखिरकार बच्चे पहले से ही मुश्किल जिंदगी को और भी ज्यादा अस्त व्यस्त कर सकते थे, जिससे जीवन की चुनौतियां बढ़ जाती थीं। हालांकि तांग तांग और तांगदू ने उसे शायद ही कभी परेशान किया हो। वे दोनों बच्चे बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। तांग तांग ने अपना चेहरा आगे झुकाया और अपने गोल मटोल गाल की ओर इशारा करते हुए कहा, तो पापा जल्दी से तांग तांग को एक चुंबन दीजिए। जियांग लिन ने उसे चूमा और कहा, ठीक है, पापा को खाना बनाना है। मम्मी के वापस आने पर हम तुरंत खाना खा लेंगे। तांगदू ने पिताजी को रसोई में प्रवेश करते देखा। उनकी पीठ अभी भी व्यस्त लग रही थी, फिर भी इससे सुरक्षा की एक गहरी अनुभूति भी हुई।
पापा जहां भी होते थे उन्हें विशेष रूप से सुरक्षित और आरामदायक महसूस होता था। हर सुबह उठकर पापा को देखकर वह फिर कभी दूसरे बच्चों से ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि उसके पापा बाकी सबके पापाओं से बेहतर थे। पापा बहुत अच्छे हैं और वो मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, दादी द्वारा लाए गए उन चाचाओं के विपरीत। मम्मी को भी पापा की अच्छाई का एहसास होता होगा, है ना? तांग तांग ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैंने मम्मी को यह कहते नहीं सुना कि पापा बहुत अच्छे हैं, तो लगता है मम्मी को पता ही नहीं है। ओह, तांग तांग को मम्मी को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। तांगदू को पता था कि जो चाचा मम्मी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाते थे, वे केवल इसलिए दिलचस्पी लेते थे क्योंकि मम्मी या तो अमीर थी या बहुत खूबसूरत थी। पिताजी अलग थे, इसलिए उसे परिवार में पिताजी की स्थिति की रक्षा करनी चाहिए और किसी को भी योजना बनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसका एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका था पापा और मम्मी की शादी करवाना। जब तक मम्मी की शादी नहीं हो जाती, उनका घर उतना सुरक्षित नहीं रहेगा। कौन जाने, शायद एक दिन वे अलग हो जाएं। तांगदू ने तांग तांग को भी इस तर्क को समझाया। यह सुनकर तांग तांग तुरंत चौंक गई, लेकिन पापा तो पहले से ही हमारे साथ रह रहे हैं, तो दादी मम्मी के लिए और कोई ब्लाइंड डेट का इंतजाम नहीं करेंगी, है ना? तांगदू का लहजा दृढ़ और गंभीर था। पापा के पास पैसे नहीं हैं और दादी पापा को पसंद नहीं करती। तांग तांग ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आवाज मधुर और दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। तांग तांग हमारे घर की रक्षा करेगी। दोनों प्यारे बच्चों ने मन बना लिया और दोनों ने पापा और मम्मी की शादी में मदद करने का फैसला किया। तथापि तांगदू पूरी तरह से अंधाधुंध अनुमान नहीं लगा रहा था। वास्तव में उसका अनुमान बहुत सटीक था। मू युंगे ने भले ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, लेकिन उसकी मां के परिवार वालों ने फिर भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उनका मानना था कि आखिरकार वे एक दूसरे से ऊब जाएंगे और अलग हो जाएंगे। वह मू युंगे को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी जो उनके परिवार के लिए उपयुक्त न हो। उसका मानना था कि केवल वही लोग वास्तव में अच्छे थे जिनकी उसने जांच की और जिन्हें उसने मंजूरी दी थी। घर लौटते समय मू युंगे को अपनी मां का फोन आया। उसका मूड पहले से ही ठीक नहीं था, इसलिए वह और भी बेचैन हो गई। मेरे मामलों को संभालने की आपको जरूरत नहीं है, युनगे। अगर तुम अपने चुने हुए आदमी के साथ रहने के लिए इतनी दृढ़ हो तो उसे वापस लाओ और हमें उससे मिलने दो। आखिरकार मैं तुम्हारी जैविक मां हूं। तुम मुझे कितना भी परेशान करो, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जू मानहुआ का लहजा बहुत ही दृढ़ था। अगर तुम मुंह परिवार में आने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी। मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि मेरे पोते पोतियों का सौतेला बाप कौन बनेगा, है ना? आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे जिसे आप अच्छी तरह जानते हो, बचपन का प्यार। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके इरादे नेक नहीं हैं, तो इससे न केवल आपको नुकसान होगा, बल्कि मेरी तांग तांग और तांगदू को भी नुकसान होगा। मू युंगे ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे अपने जीवन के बड़े फैसलों के बारे में तुम्हें समझाने की क्या जरूरत है? तुम्हें मेरे लिए सोचने का क्या अधिकार है? मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। इतना कहने के बाद उसने सीधे फोन काट दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 80 म्यू यंग का खेल। मू युंगे के शब्द बहुत कठोर थे। उसके लिए उसके माता पिता महज नाम मात्र थे। घर लौटते ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे के भाव काफी नर्म हो गए। वातावरण खाने की खुशबू और बच्चों की हंसी से भरा हुआ था। कमरा साफ था और बालकनी में कपड़े सूख रहे थे। छोटे से बगीचे में भी फूल बहुत खूबसूरती से खिल रहे थे। मम्मी वापस आ गई। डूडू ने यह आवाज सुनी और उनका स्वागत करने के लिए सोफे से कूद गया। तांग तांग ने भी अपना खिलौना नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर प्रशंसा की उम्मीद साफ झलक रही थी। मम्मी, तांग तांग आज बहुत अच्छी बच्ची थी। जियांग लिन ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और रसोई से उसकी आवाज आई, युनगे, तुम हाथ धोकर खाना खा सकते हो। इतना कहकर उसने सूप का आखिरी व्यंजन निकाल कर रख दिया। जियांग लिन मुस्कुराई और बोली, अब मैं 4 बजे काम से छुट्टी ले लेती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है। मुझे अब जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ती। आप शाम 5 बजे काम से छुट्टी लेते हैं और शाम 5:30 बजे घर पहुंचते हैं, ठीक दिन के समय। मू युंगे ने बिना पलक झपकाए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी कंपनी की कल्याण नीति काफी मानवीय है। यह वास्तव में बच्चों वाले कर्मचारियों का ख्याल रखती है ना? मुझे नहीं पता कि किस नेता ने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन वह वाकई एक अच्छा इंसान है। मू युंगे ने सिर हिलाया। भला वो अच्छा इंसान कैसे नहीं हो सकता? उसने एक कुर्सी खींची और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज मैंने ग्रुप चैट में देखा कि कोई अनजान महिला स्कूल के गेट पर पुरुष अभिभावकों से संपर्क कर रही थी। आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अगले कुछ दिनों तक बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। जियांग लिन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कोई जरूरत नहीं, उस समय मुझसे ही संपर्क किया गया था। धोखाधड़ी से बचने के लिए मैं बहुत सतर्क हूं, मैं मूर्ख नहीं बनूंगी। मू युंगे थोड़ी हैरान हुई, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? हाँ, जियांग लिन ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा।
खैर, जब वे मुझसे मिले तो उन्हें अपनी टक्कर का प्रतिद्वंदी मिल गया। मू युंगे मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, इतना शक्तिशाली। रात के खाने के बाद मू युंगे छोटे बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से स्टूल पर बैठी हुई दृश्य का आनंद ले रही थी। जियांग लिन भी उसके बगल में बैठ गई। क्या आप परेशान हैं? क्या आप कुछ ज्यादा ही थके हुए हैं? उच्च तीव्रता वाला काम शुरुआत में तो ठीक लगता है, लेकिन अंततः जब शरीर उस थकान के साथ तालमेल बिठा लेता है तो उसे बहुत थकान महसूस होने लगती है। मू युंगे ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। जियांग लिन ने देखा कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने के बाद जियांग लिन का फोन फिर से बज उठा। यह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन था। वह हैरान था, उसने तो बहुत पहले ही अपनी संपत्ति का शुल्क चुका दिया था, तो फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी उसे क्यों फोन कर रही थी? यह जानना जरूरी है कि उनके समुदाय में संपत्ति शुल्क बहुत कम था और सेवाओं का दायरा अपेक्षाकृत सीमित था, क्योंकि आखिरकार यह एक पुराना समुदाय था। सामान्य तौर पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मालिकों से संपर्क नहीं करता है। हेलो श्रीमान जियांग, कोई चौकी पर आपसे मिलने आया है। जियांग लिन को समझ नहीं आया, यह कौन है? यह एक युवती है जिसके पास बहुत सारा सामान है। वह बहुत कमजोर दिख रही है और हमें डर था कि कुछ हो सकता है, इसलिए हमने तुरंत आपको फोन किया। जैसे ही जियांग लिन ने सुना, वह समझ गया कि यह निंगजू है। उसे यह बात कुछ अविश्वसनीय लगी। निंगजू को उसका घर का पता कैसे पता चला? वह सामुदायिक प्रवेश द्वार तक कैसे पहुंच गई? वह क्या करना चाहती थी? जियांग लिन को घृणा महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा वह सतर्क हो गया। आखिरकार उसके घर पर 2 बच्चे थे और अगर वह महिला पागल हो जाती तो यह बहुत खतरनाक हो सकता था। मू युंगे ने भी फोन पर हुई बातचीत सुनी। आपसे मिलने कौन आया था? मेरी पूर्व प्रेमिका, वो तो बिल्कुल पागल है। जियांग लिन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसे किसी ने छोड़ दिया होगा और अब वह मुझे बेवकूफ बनाने के लिए वापस आए है। उसने दिन में मुझे एक नए नंबर से फोन किया और मैंने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मुझे लगा था कि उसे पता होगा कि कब फोन करना बंद करना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे दरवाजे पर आ जाएगी। जियांग लिन ने घृणा से भौहें चढ़ा लीं। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति का चेहरा किस चीज से बना है, वह इतना कठोर था। मू युंगे ने जियांग लिन के चेहरे के भाव देखे और उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई। अगर जियांग लिन को सच में उस औरत की परवाह होती, तो उसका चेहरा ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ देखने चलूंगा। हालांकि, जियांग लिन ने कहा, उसके पीछे मत पड़ो। जितना ज्यादा तुम उसे परेशान करोगे, उतना ही वह तुमसे चिपकी रह सकती है। जब उसे इंतजार करते करते अधीरता होने लगती है, तो वह स्वाभाविक रूप से चली जाती है। मू युंगे ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है। लगता है तुम दोनों ने काफी समय तक डेट किया था, तो फिर तुम उसे प्रवेश द्वार पर इंतजार करते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? सड़क किनारे बहुत सारे भिखारी हैं, मैं उन सब की देखभाल नहीं कर सकता। जियांग लिन ने कहा, फिर उन्हें लगा कि उनके शब्द थोड़े कठोर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना लहजा नर्म करते हुए कहा, युनगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में दखल दे। मू युंगे ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। जियांग लिन ने उस शाम बच्चों को सैर के लिए बाहर ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह घर पर ही रहे और उनके साथ कुछ हस्तकला का काम किया। इस बीच प्रवेश द्वार पर खड़ी निंगजू उतनी पागल नहीं थी जितना जियांग लिन ने सोचा था। वह सुरक्षा कक्ष में बैठी थी, बेहद कमजोर दिख रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह दयनीय लग रही थी। सुरक्षा गार्ड अंकल ने कहा, छोटी बच्ची, समय देखो, अंधेरा हो गया है। अगर वह तुमसे मिलने बाहर आना चाहता तो बहुत पहले आ चुका होता। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। इसके अलावा, मैं देख रहा हूं कि वह युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। फिर क्यों परेशान होना? मैं निंगजू हिचकिचाई, बोलना तो चाहती थी लेकिन रुक गई। वह बस जियांग लिन को देखना चाहती थी। अगर उनकी मुलाकात हुई और उसने उसकी दयनीय हालत देखी, तो उसे उस पर तरस जरूर आएगा। उसके प्रति उसका इतना ठंडा व्यवहार करने का कारण यह था कि वे आमने सामने नहीं मिले थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह वापस लौटना चाहती थी। वह जियांग लिन को वापस पाना चाहती थी। वे पहले की तरह खुशी खुशी एक साथ रह सकते थे। वह महिला बिल्कुल अनावश्यक थी। उनके रिश्ते में कितना स्नेह हो सकता था। निंगजू के लहजे में दृढ़ता थी, जब तक वह मुझे देखता रहेगा, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। क्या ऐसा है? एक स्पष्ट, ठंडी आवाज सुनाई दी। मू युंगे अंदर आई। उन्होंने सूती और लिनन से बनी खुबानी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उन्हें शांत और दिव्य रूप दे रही थी। उनके स्याही जैसे काले, रिबन जैसे लंबे बाल मंद पीली रोशनी में चमक रहे थे। उनकी त्वचा गोरी थी और उनका काया सुडौल और आकर्षक था। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और निर्मल थीं, जिससे उसकी आंखों में उसकी सच्ची भावनाओं को देखना असंभव हो जाता है। अगर वह तुमसे मिलना चाहता तो दूर नहीं रहता।
मैं खास तौर पर तुम्हें यह बताने आया हूं कि उसे दोबारा परेशान मत करना, वरना। मु युंगे की मुस्कान कुछ और गहरी हो गई, लेकिन उसने आगे बोलना जारी नहीं रखा। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? अगर मैंने उससे रिश्ता न तोड़ा होता, तो क्या तुम उसके साथ होती? अगर हमारा रिश्ता न टूटा होता, तो अब तुम्हारा यहाँ क्या काम होता? क्या आपको लगता है कि आप उसे बच्चों के साथ जीवन भर के लिए बांध सकते हैं? जब वह बोल रही थी, तब निंगजू की आंखें पहले से ही लाल थीं, और उसने दांत पीसते हुए अपना गुस्सा निकाला। फिर वह शांत हो गई और उसकी आंखों में दोबारा आंसू भर आए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप पहले बच्चों के साथ अकेले बहुत अच्छे से रहती थी, है ना? अगर आप चली जाएंगी, तो हम सुलह कर लेंगे। बहन, उसके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, और वह हमेशा से मेरे दिल में बसा हुआ है। भले ही हम दोनों ने कुछ गलतियां की, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। वह हमेशा मुझे सब कुछ देता था, लेकिन तुम्हारे लिए, वह बच्चों की वजह से ही तुम्हारा सम्मान करता होगा, है ना? मु युंगे ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और निंगजू की ओर देखा, और उसे यह बहुत मजेदार लगा। उसे नाटक देखना अच्छा लगता था। हालांकि उसे नाटक देखना जरूरी नहीं लगता था, लेकिन अगर कोई परिस्थिति दिलचस्प होती, तो वह दूसरों के लिए एक शानदार शो आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। और उनके सामने प्रस्तुत यह नाटक स्पष्ट रूप से उतना रोमांचक नहीं था। उसे कुछ समायोजन करने की आवश्यकता थी। मु युंगे की आंखों में एक अथाह भाव झलक रहा था और उसकी मुस्कान लगभग निर्मम थी। मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। अगर एक हफ्ते बाद भी तुम जियांग लिन के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। निंगजू ने ऊपर देखा, सीधे उस खूबसूरत, लगभग अवास्तविक महिला की ओर। ठीक है, आप मेरी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहती हैं, है ना? लेकिन केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, चलिए एक लिखित समझौता करते हैं। मैं इसे निश्चित रूप से कर सकती हूँ। अब उसके पास कुछ नहीं था, वह सिर्फ जियांग लिन को चाहती थी। एक सप्ताह तो दूर की बात है, एक महीना या एक साल भी नहीं, वह अपना मन नहीं बदलेगी। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मज़ेदार लगी हो, तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।